लास्ट में जलवायु वर्गीकरण, क्लाइमेट क्लासिफिकेशन वाला ही था ना अपना। क्लाइमेट या जलवायु वाले टॉपिक में स्टार्टिंग पार्ट मीनिंग ऑफ क्लाइमेट, दूसरा बैच है क्या? दिखा अच्छा, ये उस वाली क्लास में। तो अपना हाँ फिजिकल डिवीजन के आगे वाले टॉपिक में पहुंच गए थे अपन। तो राजस्थान के जो फिजिकल डिवीजन है उसमें पहला स्टार्ट किया था अपन ने डेजर्ट। डेजर्ट के दो पार्ट हैं, जिसमें एक एरिड वाला पार्ट और दूसरा है सेमी एरिड। तो एरिड वाले पार्ट में दो कंडीशन थी, एक विदाउट सैंड ड्यून और एक विद सैंड ड्यून। विदाउट सैंड ड्यून एरिया में ड्यून्स नहीं पाए जाते, बालू का स्तूप मुक्त एरिया में। क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि ये रॉकी डेजर्ट का एरिया होता है। ये पथरीला मरुस्थल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमादा। जबकि दूसरा भाग जहां पे विद सैंड ड्यून, विद सैंड ड्यून्स का मीनिंग होता है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र। तो जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं उसका कारण होता है कि वहां विंड सॉइल का क्या करते हैं, डिपोजिशन, निक्षेपण करते हैं। तो उससे बनने वाली इस आकृतियों को हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स। अब जैसे जैसे मिट्टी का जमाव करती हैं वैसे उनके अकॉर्डिंग उसके टाइप्स बनते हैं। तो लास्ट वाली क्लास में हमने इनके टाइप्स को कंप्लीट किया था, जो लगभग इंपोर्टेंट 7-8 प्रकार हैं राजस्थान में, वो अपन ने कंप्लीट किए। जिसमें एक ड्यून्स ऐसा था जो हवा के साथ सबसे तेजी से शिफ्ट होता है, बरखान। एक ड्यून्स ऐसे थे जो राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय जिलों में है, पैराबोलिक। तो राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाने वाला रेत का टीला पैराबोलिक, यानी मोस्टली फाउंड इन राजस्थान, पैराबोलिक। और एक मैक्सिमम शिफ्टिंग सैंड ड्यून, बरखान। एक वो ड्यून्स थे जो इरेगुलर विंड से बनते हैं, जिनमें भुजाएं 3 या 3 से अधिक होते हैं, उनको नाम दिया जाता है स्टार टाइप, जो जैसलमेर और सूरतगढ़ की ओर अधिक है। एक ड्यून्स ऐसे होते हैं जो सामने विंड्स के राइट एंगल पे और बैरियर आने के बाद बनते हैं, तो इनको कहा जाता है ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ, जो बीकानेर की ओर अधिक है। एक जो विंड डायरेक्शन के पैरेलल बनते हैं, ये मुख्यतः जैसलमेर या कुछ प्रमुख रिवर बेसिन से उनके पास में मिलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल या लीनियर सैंड ड्यून्स। और एक ड्यून्स जो कि बरखान के दौरान एक भुजा आगे की ओर बढ़ने से बनते हैं, सिर्फ सैंड ड्यून। और एक मुख्यतः झाड़ियों के पास बनते हैं, तो उनको श्रब यानी झाड़ी का नाम दिया था, श्रब का पीस, या उनको नेब खा भी कहा जाता है। और एक टर्म्स यूज होती है कि कनेक्टिंग सैंड ड्यून्स इज नोन एज नेटवर्क सैंड ड्यून। एक दूसरे से जुड़े हुए या आपस में जुड़े हुए बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहा जाता है। तो ये प्रकारों की अपने बात की थी। एग्जामिनर जैसे यहाँ क्वेश्चंस की बात बाद में करेंगे, जैसे डेजर्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो डेजर्ट का एक भाग ये कंप्लीट हो गया था, एरिड। सेकंड सेमीरिड की डेफिनेशन लिखवा दी थी मैंने, कि मुख्यतः एरिड डेजर्ट और उसके सामने वाला भाग अरावली, उन दोनों के बीच का जो फिजिकल डिवीजन है वो है सेमी एरिड। जैसे कि डेफिनेशन से पहले इसमें मैंने बताया भी था कि डायग्राम बना लीजिए ताकि डेफिनेशन इजी रहे। ये वाला भाग अपना कंप्लीट हो गया था, राठी या एरिड। और इसके जो सामने वाला ये भाग कौन सा था, ये भाग था अरावली। अरावली में एवरेज 50 सेंटीमीटर वर्षा मानते हैं, और एरिड में मैक्सिमम यहाँ 25। तो ये 25 से 50 या एरिड और अरावली के बीच वाला ये एरिया क्या था, सेमी एरिड। सेमी एरिड और बांगड़ रीजन। और इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू में कितने पार्ट्स में, जिसमें 2 तो रिवर बेसिन है, लूणी बेसिन और घग्गर बेसिन, और 2 एरिया है, नागौर और शेखावाटी। नागौरी अपलैंड यानी नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी इनलैंड। तो ये लूणी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौरी अपलैंड और शेखावाटी इनलैंड। अपलैंड यानी अपने आसपास के धरातल या लैंड फीचर में थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है,
और शेखावाटी में एक अंतः प्रवाह की नदी है, इसका इसको बोला गया है इनलैंड। और इसमें कल इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं की बात भी की थी, जिसमें हमने मेनली तो एक तो लोनी और एक नागौर, इनको तो कंप्लीटली कवर किया था, शेखावाटी को भागते भागते कवर किया था। तो इसका मीनिंग है 1 by 1 इसका डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे। फर्स्ट हेडिंग में लीजिए लोनी बेसिन। ये जैसा कि आपको बताया था कि सेमीरिड के जो 4 भाग है, उन 4 भागों में सबसे नीचे वाला भाग ये वाला लोनी बेसिन, बाद में नागौरी उच्चभूमि, फिर शेखावाटी और ऊपर ये रहेगा घग्गर। तो ये लोनी बेसिन वाले एरिया में इस क्षेत्र में एक बोली बोली जाती है, आर्ट एंड कल्चर में आएगी आपके गोडवाड़ी। तो इस गोडवाड़ी बोली के आधार पे इस एरिया को हम गोडवाड़ भी कहते हैं। तो इस लोनी बेसिन का दूसरा नाम क्या है? गोडवाड़ बेसिन। तो सबसे पहले एक तो ये रेफरेंस देना है कि लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। फिर बाद में इसका एरिया कहाँ पर है, तो एक तो पाली, फिर एक पाली के चारों ओर जो टच में है, तो जैसे ऊपर की ओर टच में है जोधपुर, फिर इस साइड में आएगा बाड़मेर। पाली के टच में जैसलमेर नहीं है, जैसलमेर नहीं लिया अपन ने। बाड़मेर, फिर बाड़मेर से लगवा बालोतरा, फिर पाली के जस्ट नीचे जालोर, जालोर से अलग हुआ भाग सांचौर। सिरोही को लिखना चाहे लिख सकते हो, गलत नहीं है, नहीं लिखना चाहे स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि लोनी बेसिन के साथ सिरोही के कुछ ड्रेनेज सिस्टम है, खारी नदी वो जुड़ी हुई है, तो एंड सिरोही भी लिखा जा सकता है। लेकिन प्रॉपर अगर पूछा जाए कि सिरोही किस फिजिकल डिवीजन में, तो ये डेजर्ट में नहीं है, ये अरावली में काउंट होता है। ये नॉन डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, यानी अरावली के पश्चिम में जो 13 जिले हैं उसमें एक सिरोही है जो डेजर्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन लोनी बेसिन में इसको ले सकते हो, क्योंकि इसका पार्शियली पार्ट है वो लोनी बेसिन के टच में है। तो इसमें स्टार्टिंग में तो लिखना है लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। लोनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लोनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन। लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है। जो लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जो पाली एवं सिरोही में विस्तृत है, विच इज एक्सटेंट। लोनी बेसिन इज आल्सो नोन एज गोडवाड़ बेसिन विच इज एक्सटेंट इन पाली, जोधपुर, लोनी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, जिसका विस्तार, इन डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख दीजिए, जिसका विस्तार पाली, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर एवं सिरोही में है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन की। इसका एक दूसरा नाम भी है, वो याद होना चाहिए। और एरिया कौन सा मुख्यतः ये डिस्ट्रिक्ट है। मेंस में जरूरी नहीं होता कि आपको सारे जिले याद हो, 3 या 4 लिखते हो तो भी ठीक है, हालांकि जो लिखे हो उसमें कोई गलत ना लिखा हुआ हो। अब इस लोनी बेसिन की कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे एक तो लवणीय पादप है इसमें, तो इसके करेक्टरिस्टिक्स या विशेषताओं में लिखो। एक तो इस बेसिन में नेहड़ का रन फेमस है, आर लिख दो चाहे डी लिख दो, नेहड़ रन। रन में आर ए डबल एन लिखना है, नेहड़ रन। यह लोनी बेसिन में जालोर में स्थित है। नेहड़ रन is situated in लोनी बेसिन इन जालोर डिस्ट्रिक्ट। यह लोनी बेसिन में जालोर में स्थित। नेहड़ रन is situated या located in लोनी बेसिन इन जालोर डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मीनिंग लोनी बेसिन वाली तो अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि हेडिंग ही वो चल रही है, तो लोनी बेसिन में तो है।
लेकिन डिस्ट्रिक्ट अपने को याद होना चाहिए कि नेहड़ का रेफरेंस कहाँ से है, जालोर। फिर लूनी में बाढ़ आती है बालोतरा वाले एरिया में, जहाँ इसके अंदर हेलोफाइट प्लांट या लवणीय पादप अधिक होते हैं, क्योंकि बालोतरा की जो लैंड है वो मुख्यतः सेलाइन लैंड होती है। कारण ये होता है कि जैसे आप राजस्थान से और कंटिन्यूस गुजरात की ओर बढ़ोगे तो गुजरात में इस साइड में एक काफी बड़ा डिस्ट्रिक्ट आता है, इंडिया का सबसे बड़ा जिला वही है। यानी भारत के हर राज्य के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ जो जिला है। कारण यह है क्योंकि इस एरिया में नमक ही नमक है, तो जनसंख्या बहुत कम है। तो अपने जैसलमेर बड़ा क्यों है? बड़ा इसीलिए है क्योंकि वहां जनसंख्या कम है। जनसंख्या अगर अधिक होती तो हम उसको डिसमेंटल करके तोड़ के अलग अलग जिलों में बना देते, जैसे अब भी बनाए हैं। लेकिन जैसलमेर से अब भी कोई नया जिला नहीं बनाया, क्योंकि जिला ही बड़ा है, जनसंख्या काफी कम है वहाँ। राजस्थान का जनसंख्या के तौर पे सबसे छोटा जिला कौन है? जैसलमेर। हालांकि अब आने वाले डिस्ट्रिक्ट में और भी हो जाएंगे, क्योंकि अब और भी छोटे जिले बन गए हैं, तो पॉसिबल है जैसलमेर से कम संख्या भी किसी में आ जाए, और हो सकता है कि नहीं भी आए। तो जैसलमेर की जनसंख्या लगभग 6-7 लाख के आसपास ही 2011 के अनुसार। तो ये जो कच्छ वाला एरिया है, इस वाले एरिया तक पहले समुद्र यहाँ तक फैला हुआ था। हालांकि यहाँ पे राजस्थान की ओर जाओगे तो समुद्र का वो भाग राजस्थान की ओर किस नाम से था? टेथिस सी, टेथिस सागर। लेकिन टेथिस सागर की जो भूमि थी, या जो सागरों की जो भूमि होती है, जैसे इस साइड में अरब सागर है, तो अरब सागर के ऊपर तो पानी दिख रहा है अपने को, लेकिन सागर का तली भाग, इसका भी तो कोई तल तो होगा, यानी लैंड पार्ट तो होगा इसके नीचे भी कहीं ना कहीं। तो इनकी तली के अंदर एक चट्टान होती है, माइकासिस चट्टाने। तो ये माइकासिस्ट जो रॉक्स होती हैं वो होती हैं NaCl की चट्टानें, सोडियम क्लोराइड लवण की चट्टानें होती हैं। तो मुख्यतः समुद्रों के पानी के खारेपन का कारण यही होती है। अपने राजस्थान में जो झीलें पाई जाती हैं, ब्राइन वाटर लेक्स, खारे पानी की झील, उनका कारण भी यही है कि माइकासिस चट्टानें जहाँ ऊपर हैं, तो जहाँ अधिक हाइट पर, जैसे लेक है सांबर, तो सांबर झील के नीचे जो तली है, इसका क्रस्ट पार्ट जो है, वो क्रस्ट पार्ट माइकासिस चट्टानों का है। तो जहाँ ऊपर पानी भरा हुआ रहेगा तो माइकासिस चट्टानों की सैलिनिटी झीलों में आती रहेगी। तो जैसे ये सैलिनिटी, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो पानी में एक कैपिलरी एक्शन के द्वारा, कैसिकत्व प्रक्रिया के द्वारा, ये जो नमक है धीरे धीरे ऊपर आएगा। यहाँ से इस नमक को जैसे ऊपर आएगा हम निकालेंगे, फिर वापस ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर से हटाते ही वापस ऊपर आ जाएगा। तो ये कंटिन्यूस ऊपर तब तक आता रहेगा जब तक ये माइकासिस चट्टानों के भंडार हैं, और ये लाखों टन मात्रा में। तो आप हर साल चाहे जितना नमक निकालोगे, लगे पिछली बार सांबर से निकाला था, फिर कहाँ से आ गया? क्रस्ट वाले पार्ट से। और समुद्रों का पानी भी इसीलिए खा रहा है। तो ये जो तली वाला भाग है समुद्रों में, तो यहाँ ये जो तल वाला भाग है ऊपर है, समुद्र यहाँ पीछे हट गया है। तो जो रन ऑफ कच्छ है वो बिल्कुल ऊपर नमक दिखाई देगा आपको, लवणीय भूमियां दिखाई देंगी वो। और जैसे जैसे आप राजस्थान की ओर जाओगे, तो राजस्थान की ओर हिमालय की ओर से आने वाली एक नदी थी पश्चिमी राजस्थान में, सरस्वती। तो सरस्वती नदी ने भी हिमालय वाले एरिया के नजदीक तो सेडिमेंट ज्यादा जमा किए गए, लेकिन आगे जाते जाते नदियों का पानी भी क्या हो जाता है? धीमा हो जाता है, कम हो जाता है। वही नदी जहां से फ्लो करती है बहना, तो उस एरिया में पानी तेज होता है, और कई बार हो सकता है उसको ट्यूबट्री ज्यादा मिल जाए तो आगे भी ज्यादा हो सकता है। तो हिमालयी नदियां हैं, उनमें यहाँ पानी अधिक होता है, और आगे पहुंचते पहुंचते पानी उनका धीरे धीरे क्या होगा? कम। तो उन्होंने इस साइड में तो जो सेडिमेंट्स की जो लेयर है वो काफी मोटी जमा कर दी, लेकिन यहाँ तक पहुंचते पहुंचते नदियों में पानी कम है, तो वो जो सेडिमेंट या जो जलोढ़ मिट्टी है उसकी मात्रा धीरे धीरे आगे की ओर जाते हुए कम हो जाती है, और लास्ट में धीरे धीरे वो समुद्र की जो तली है वो ऊपर दिखाई देती है आपको रन ऑफ कच्छ के रूप में। तो इसका मीनिंग ये जो बालोतरा, जालोर, ये वाले जो जिले हैं, हालांकि बालोतरा थोड़ा ऊपर है, बॉर्डर पे नहीं है, तो बाड़मेर, बालोतरा और जालोर, ये मुख्यतः जालोर के बॉर्डर के पास, सॉरी, गुजरात के बॉर्डर के पास में ही है। तो यहाँ पे जो सैलिनिटी है वो काफी ऊपर तक है, और यहाँ पे किसानों को साफ हिदायत दी जाती है कि कोई भी फार्मर से वो अपने खेत में ओपन वाटर है, खुला पानी नहीं छोड़े। खुला पानी छोड़ेगा, जैसे नर्मदा कैनाल है वहां, तो किसानों को कहा गया कि नर्मदा का पानी उसी किसान को दिया जाएगा जिसके खेत में ड्रिप और स्प्रिंकलर, यानी बूंद बूंद या फवारे जो लगे हुए हों, ओपन वाटर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ओपन वाटर से अगर आपने जमीन पे जैसे ही पानी छोड़ा, तो नीचे की जो माइकसिस चट्टानें नमक की, वो ऊपर की ओर आके व्हाइट लेयर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी रन ऑफ कच्छ वाले लोगों की तरह बैठे रहो। कल दिखाया था ना आपको, उस तरीके से। शायद कल खराई ऊंट की प्रजाति की बात भी अपन ने की थी।
तो इस साइड में बालोतरा के बाद में पानी खारा होने, लवणीय होना स्टार्ट हो जाता है, कारण वहां पे माइकासिस चट्टानें होती हैं ऊपर। जबकि उससे पहले आप जाओगे तो माइकासिस चट्टानें डीप में होती। तो बालोतरा तक तो लूनी का पानी कैसा रहेगा, मीठा। और बालोतरा के पास में सेलिनिटी जमीन के ऊपर होने के कारण वो नदी के पानी में मिक्स होना स्टार्ट हो जाती है, तो नदी का पानी कैसा हो जाएगा, खारा। अब खारे पानी में वनस्पति कैसी होगी, खारी या लवणीय वनस्पति, जिसको हम कहेंगे हेलोफाइट प्लांट्स। तो राजस्थान में हेलोफाइट प्लांट मुख्यतः बाड़मेर बालोतरा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो बालोतरा अब अपने आप में अलग जिला ही बन गए। तो करेक्टरिस्टिक्स में एक तो नेहड़ कारण हो गया जो इसमें जालोर में होता है, दूसरा है लवणीय पादप। हेलोफाइट प्लांट या सेलाइन प्लांट भी लिख सकते हो। लोनी बेसिन में मुख्यतः बालोतरा में पाया जाता है। लवणीय पादप लूनी बेसिन में या इस बेसिन में मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं। हेलोफाइट प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन बालोतरा, इन लोनी बेसिन या इन दिस बेसिन। हेलोफाइट प्लांट्स आर मोस्टली फाउंड इन बालोतरा, इन लोनी बेसिन या इन दिस बेसिन। लवणीय पादप इस बेसिन में या लोनी बेसिन में मुख्यतः बालोतरा में पाए जाते हैं, या मुख्यतः बालोतरा में इस बेसिन में पाए जाते हैं। तो ये चाहे पहले लोनी बेसिन लिख दो, चाहे पहले डिस्ट्रिक्ट लिख दो। जिसमें बालोतरा को अंडरलाइन कर दीजिए। इसी के बाद इसका पानी कैसा होता है, खारा। तो जब हम नदी पढ़ेंगे तो इस पॉइंट को स्पेसिफिक बालोतरा को लेंगे वहां। फिर बालोतरा में लिखेंगे लोनी के अंदर बाढ़ इस स्थान पे आती है, और मुख्यतः लोनी का पानी जो है वो बालोतरा के बाद में कैसा होता है, खारा। तो यह इसका मीनिंग वो सेलिनिटी कहाँ पे मिक्स होती है, लोनी के अंदर, बालोतरा के अंदर। बालोतरा से कुछ डिस्टेंस पे, शायद 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, पचपदरा है। पचपदरा अपने आप में एक खारे पानी की झील है। बालोतरा पचपदरा से कौन है, कितना डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर का है ना। तो लगभग डिस्टेंस काफी कम है। तो इसका मीनिंग बालोतरा की जैसी लैंड है, सेलाइन लैंड है वो भी, और पंचभद्र है, तो वहां तो झील ही वो सेलाइन लेक है, लवणीय झील है। जहाँ का नमक है वो रन ऑफ कच्छ की तरह और सबसे बेस्ट क्वालिटी का नमक होता है। सांबर से हम नमक बहुत ज्यादा बनाते हैं। सांबर से राजस्थान का लगभग 80-90% नमक उत्पादित होता है। लेकिन पचपदरा का जो नमक है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसमें प्योर NaCl ही होता है 98% तक। इम्प्योरिटीज या अशुद्धताएं केवल 2% होती। जबकि समुद्र से जो नमक निकलता है उसमें NaCl 78% होता है, और बाकी अदर सलिनिटी हो वो 22% होती, अन्य लवणताएं। तो इस समुद्र में टोटल 47 सेलाइन होते हैं, उनमें से एक NaCl होता है, और NaCl सबसे ज्यादा होता है 78%। बाकी 46 अदर सेलाइन होते हैं, जो इनकी क्वांटिटी लगभग 22% होती है। तो समुद्री पानी में इम्प्योरिटीज अधिक होती हैं, अशुद्धताएं अधिक होती हैं, नमक है उसकी प्योरिटी कम रहती है। जबकि राजस्थान की पचपदरा झील और रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो नमक है, वहां पे नमक जो है उसकी प्योरिटी 98% तक रहती है। इसका मीनिंग है उसको रिफाइंड आपको कम करना पड़ता है, और जिस नमक को जितना केमिकल प्रोसेस से कम निकाला जाएगा उसकी क्वालिटी उतनी ही बेटर रहेगी। तो इसमें 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नेहड़ जालोर में और लवणीय पादप इसमें बालोतरा में। तो इसमें ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया अपना लूनी बेसिन फर्स्ट। सेकंड हेडिंग डालिए नागौरी अपलैंड, नागौरी उच्च भूमि। तो 4 भागों में सेकंड है ये नागौरी उच्च भूमि। देखो पहले तो नागौरी उच्च भूमि में कुछ नहीं लिखवाया करते थे स्थान को लेकर, क्योंकि जो स्थान है वो ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ है कि नागौर में है, लेकिन अब जिले से और बन गए हैं। तो अब ये बताना पड़ेगा कि इसका जो विस्तार है एक तो नागौर में और डेडवाना, कोचामन।
और आने वाले टाइम में यहाँ पे भी एंड लगाना पड़ेगा, एंड कुचामन सिटी, क्योंकि वो भी एक नया जिला अलग होने वाला है। पुरानी घोषणा के अकॉर्डिंग हो सकता है आने वाले टाइम में नहीं करें तो बाद में एंड नहीं लगाना। अभी तक के अकॉर्डिंग डीडवाना कुचामन ये डिस्ट्रिक्ट है। तो इसका मीनिंग नागौरी अपलैंड मेनली एक्सटेंट इन नागौर डीडवाना कुचामन, तो ये मुख्यतः इस क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें लिखेगा नागौरी उच्च भूमि या नागौरी अपलैंड में लिखेगा। इसका विस्तार मुख्यतः नागौर डीडवाना कुचामन में है। डीडवाना कुचामन के बीच में डेस कर दीजिएगा। नागौरी अपलैंड is mainly extent in Nagaur, Didwana Kuchaman. Is mainly extent in Nagaur, Didwana Kuchaman. अब इस ज्योग्राफिकल एरिया की जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता है, एक तो यहाँ लवणीय झीलें अधिक है। तो पहले तो लवणीय झील अधिक मानी जाती थी राजस्थान के नागौर के अंदर। अब नागौर का जो हिस्सा अलग हुआ है डीडवाना कुचामन, तो ज्यादा खारे पानी की झीलें इन क्षेत्रों में चली गई, डीडवाना कुचामन। क्योंकि दो तो जो आपको ये नाम दिखाई दे रहे हैं लेक के नाम भी हैं, डीडवाना और कुचामन, ये खारे पानी की झील है। और इन्हीं के अंदर एक तहसील और आती है नावा, नावा भी खारे पानी की झील है। एक नागौर की तरफ रह गई है ब्राइन वाटर लेक में डेगाना, जो मुख्यतः टंगस्टन के लिए फेमस एरिया है। तो वहाँ एक लेक भी आती है ब्राइन वाटर लेक, डेगाना लेक। तो जो खारे पानी की झील थी ये लगभग सारी पहले नागौर में थी। तो जब हम नंबर ऑफ लेक्स की बात करते हैं, झीलों की संख्या को लेकर बात करते हैं, तो उदयपुर सबसे आगे होता है। यानी झीलों की संख्या सबसे ज्यादा किसके पास है, और उदयपुर की जो झील है सब मीठे पानी की हैं। तो इसका मीनिंग राजस्थान में सर्वाधिक झील, मैक्सिमम लेक और सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील उदयपुर। लेकिन जब नेचर चेंज हो लेक का, कि राजस्थान में सर्वाधिक ब्राइन वाटर लेक, खारे पानी की झील सर्वाधिक कहाँ पर है, नागौर। तो पहले तो नागौर में, लेकिन प्रेजेंट डीडवाना कुचामन में अधिक आ गई। तो दो तो यही आ गए हैं, डीडवाना कुचामन लेक और एक है नावा लेक। तो इसका मीनिंग है इस क्षेत्र की विशेषता है कि इस क्षेत्र में खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है। यानी ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। रीजन के आगे ब्रैकेट में लिख सकते हो डीडवाना कुचामन। यानी इनमें से जो मेन डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा, डीडवाना कुचामन की ओर अधिक है। और वो ऑप्शन नहीं हो तो फिर आंसर रहेगा नागौर। विशेषताओं में लिखिएगा इस क्षेत्र में खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है। तो लोनी में तो लवणीय पादप लिखवाए थे, यानी खारे पानी में पाए जाने वाले पादप उधर है, और लेक इस साइड में अधिक। तो ब्राइन वाटर लेक्स आर मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में मुख्यतः खारे पानी की झील अधिक पाई जाती है, या खारे पानी की झील इस क्षेत्र में मुख्यतः अधिक होती है। तो जो क्षेत्र लिखा ना आपने, उसके ब्रैकेट में लिख सकते हो डीडवाना कुचामन। यहाँ नहीं भी लिखो तो कोई बात नहीं, अलग से एक टॉपिक आएगा आपके राजस्थान ज्योग्राफी में, लेक या झीलों को लेके एक टॉपिक अलग से दिया हुआ है, वहां पे मेंशन हो जाएगा। तो इससे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो खारे पानी की झीलें वो किस एरिया से जुड़ी हुई है, नागौरी उच्च भूमि वाले एरिया से रिलेवेंट। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स इसमें लिखिए, यानी एक विशेषता तो ये है। दूसरा सेकंड पॉइंट, हम्प यानी कुबड़। तो इस एरिया को कुबड़ या बांका पट्टी कहा जाता है। हम्प या बांका बेल्ट। तो हम जो ऊंट के शरीर के ऊपर जो उभरा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं हम्प या कुबड़। तो जैसे ही कल आपको मैंने बताया था कि कुबड़ की समस्याएं ये अपने बैकबोन वाले या हड्डियों में तब होती है जब पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, और जिन क्षेत्रों में पानी की डीप अधिक चली जाती है। पानी के डीप जाने का मीनिंग ये होता है, जैसे आप लोगों को याद होगा कि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में अपने अधिक चौड़ाई वाले कुएं अधिक खोदे जाते हैं। ये वाले कुएं खोद के और जमीन से पानी निकाला जाता है। ये स्थिति तब थी जब जनसंख्या कम थी, पानी की रिक्वायरमेंट लोगों की कम थी।
तो इसका मीनिंग है कि इस कुएं के अंदर हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र जिन लोगों को बर्थ में लगभग 30-35 साल हो चुके हैं, उन लोगों ने इस प्रकार के कुएं देखे भी हों, या हो सकता है उन लोगों ने जिनके गांव के पास में कोई नदियां हैं वो आज भी ये देख पा रहे हैं कि इस कुएं में अगर झुक के आप देखोगे तो उसमें पानी दिखाई देगा आपको। ये रिवर्स वाले पूर्वी राजस्थान वाले ये बात कर सकते हैं, जैसलमेर पश्चिमी राजस्थान वालों के लिए अचंभे की बात है कि अच्छा ऐसा होता है जमीन का पानी देख सकते हो, तो पहले पॉसिबल था। अब ये कह रहा हूं ना, जिन क्षेत्रों के पास में नदियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम जहां एक्टिव है, या जिन क्षेत्रों में बारिश अच्छी है उनमें ये दिखाई देता है। बाकी जहां पे पानी की अप्रोच 500 फीट 600 फीट 1000 फीट पहुंच गई है वहां ये पॉसिबल नहीं है। तो इनको हम क्या बोलते थे? कुएं कहते थे, ये वेल्स थे। अब जिन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष रूप से खोद के बनाना पॉसिबल नहीं है, मशीनरी को यूज करके जमीन के अंदर हम एक पाइप सेट करते हैं। इस पाइप को हम बोलते हैं ट्यूब, और इस ट्यूब के माध्यम से जो पानी निकालते हैं वो हमारा वेल्स हो गया। अब हो गए ट्यूब वेल्स, यानी ट्यूब इस पाइप के ऊपर। तो ट्यूबवेल्स यानी नल के माध्यम से, यानी इस नल के माध्यम से बना हुआ कूप या कुआं, ये नलकूप है। तो कुओं का स्थान अभी मोस्टली किसने ले लिया है? ट्यूबवेल्स ने। जिनके पुराने कुएं जो बने हुए थे उन कुओं के अंदर भी ड्रिलिंग करवा के ट्यूबवेल्स में कन्वर्ट हो गए। हालांकि बाहर से देखने पे तो कुआं ही दिखाई देता है, लेकिन वो भी अपने आप में भी एक ट्यूबवेल है। ज्यादा फर्क ये कहें तो पहले व्यक्ति परेशानी में, समस्या में इसमें कूद के निपट सकता था, या कई बार अपने न्यूज में आता था ना कि भाई एक शराबी व्यक्ति और गलती से कुएं में, गलती से तो नहीं, हालांकि कई बार वो इच्छा उसकी यूं होती कि आज तो मर जाते हैं, तो वो कूद के इसमें जान देने की प्रयास करता, लेकिन बाद में होता ना कि 2 दिन बाद में जिंदा निकाल लिया गया। एक औरत 3 बच्चों को लेके कुएं में कूदी, 3 दिन बाद जिंदा निकाला गया। अब 4 जने एक साथ कूदेंगे तो फंसेंगे तो सही, इसमें गिर नहीं सकते, इसमें फंस ही सकते हैं। तो इसमें कई बार छोटे बच्चे फंस जाते हैं, तो प्रशासन के 3 दिन के बाद यथक प्रयासों से बच्चे को जिंदा निकाल लिया जाता है। ये न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं ये लाइनें अपन। तो ये फर्क होता है। अब जब इन कुओं की स्थिति थी तो इसका मीनिंग फ्रेश वाटर अपने जनरली अधिक होता था, बारिश अधिक हुआ करती, या जनसंख्या कम थी, तो जो जमीन में जो पानी जाता लगभग उसी पानी का हम यूज किया करते थे, क्योंकि सीमित सोर्स थे। गांव में काउंटिंग होती थी कि भाई अपने पूरे गांव में 5 कुएं हैं, यानी कुएं बहुत कम और सीमित हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे इंसान की अप्रोच मशीनरी के ऊपर आई, तो हर व्यक्ति ने अपने खेत तो छोड़ो, घरों में कुएं खुदवा लिए। तो इसका मीनिंग हर व्यक्ति की अप्रोच अगर जमीन के अंदर तक हो गई, तो इसका मीनिंग है ट्यूबवेल्स के सोर्स के माध्यम से पानी का यूटिलाइज अधिक हुआ। तो इसका मीनिंग जमीन या जो लैंड रिचार्ज होती है उससे ज्यादा पानी हम निकाल रहे हैं। तो पानी ज्यादा निकाल रहे हैं तो पानी का स्तर ये नहीं होके ये हो रहा है। तो जितने ज्यादा आप डीप में जाओगे तो पानी के अंदर फ्लोराइड अधिक होगा, क्योंकि डीप में जाने पर फ्लोराइड रॉक्स अधिक होते हैं। तो नागौर अजमेर वाला एरिया ऐसा ही है, यहाँ डीप में अधिक पानी होने के कारण फ्लोराइड चट्टानें मिक्स अधिक होती हैं। या हो सकता है कुछ रीजनल पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ फ्लोराइड चट्टानें अधिक ऊंचाई में हो। दोनों में से कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन फाइनली पॉइंट ये है कि यहाँ के जो पानी में फ्लोराइड अधिक मिक्स है, जिसके कारण लोगों में फ्लोरोसिस डिजीज अधिक देखी जाती है, यानी शरीर में हड्डियों के उभार आना, हड्डियों का टेढ़ा होना, बांका होना, या मुख्यतः दांतों का जल्दी गिरना, जैसे पायरिया वगैरह की समस्या का अधिक होना। तो ये साइंस जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये डिजीज पढ़ोगे, फ्लोरोसिस डिजीज। तो जो फ्लोरोसिस डिजीज उस एरिया में होती है जहाँ फ्लोराइड अधिक पाया जाता है। तो राजस्थान में कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है? अधिक फ्लोराइड की मात्रा के कारण। और ये मुख्यतः किस क्षेत्र में स्थित है? नागौर अजमेर। तो पहले तो इसमें लिखिएगा कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर के मध्य स्थित है। तो हम ऑब्लिक बांका बेल्ट, मीनिंग दोनों का एक ही है। कुबड़ या बांका पट्टी, कुबड़ या बांका पट्टी नागौर एवं अजमेर के मध्य स्थित है। हम एंड बांका बेल्ट, और बांका बेल्ट मीनिंग एक ही है। और बांका बेल्ट इज लोकेटेड बिटवीन नागौर एंड अजमेर। कुबड़ पट्टी नागौर एवं अजमेर के मध्य स्थित है, जो अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध है, या इस क्षेत्र में अधिक फ्लोराइड पाया जाता है। दोनों ही बातें ठीक हैं, जैसे लिखो।
फ्लोराइड इज मोस्टली फाउंड इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में अधिक फ्लोराइड पाया जाता है या अधिक फ्लोराइड के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। फ्लोरोसिस डिजीज फ्लोरोसिस डिजीज आर मोर कॉमन इन दिस रीजन। इस क्षेत्र में फ्लोरोसिस बीमारी अधिक होती है। तो जो भी मैंने आपको बताई थी बोन से रिलेवेंट मुख्यतः वो बीमारियां होती हैं, या पायरिया समस्या, दांतों या टीथ रिलेवेंट जो समस्या है, दांतों का पीला होना, कमजोर होना, जल्दी टूटना, हड्डियों में टेढ़ापन आना, बैकबोन में फुलावट होना, ये सारे फ्लोरोसिस बीमारी होती है। तो इसका मीनिंग हो सकता है क्वेश्चन आपको यहां से दे दें, फ्लोरोसिस बीमारी वाला क्षेत्र राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? कुबड़ पट्टी या बांका बेल्ट। या राजस्थान में अधिक फ्लोराइड की मात्रा जिस क्षेत्र में पाई जाती है, नागौर अजमेर, वो मुख्यतः किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? कुबड़ पट्टी या बांका बेल्ट। तो ये टर्म्स आपसे पूछी जाएगी या ये क्वेश्चन में दी जाएगी कि बांका बेल्ट और कुबड़ पट्टी किस लिए प्रसिद्ध है? तो अधिक फ्लोराइड या फ्लोरोसिस बीमारियों के कारण। या फिर कहाँ स्थित है? तो नागौर एवं अजमेर के मध्य। तो इसमें या तो लोकेशन पूछी जाएगी जो स्टार्टिंग में लिखवाई थी मैं, नागौर अजमेर, या मुख्यतः ये डिजीज या अधिक फ्लोराइड की मात्रा, ये रेफरेंस दिया जाएगा। फिर जो सेमेरी डेजर्ट है उसमें लोनी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, उसके बाद में ये एरिया आता है शेखावाटी अंतः प्रवाह। तो थर्ड हेडिंग डालिएगा। शेखावाटी इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम, या सॉरी इनलैंड ड्रेनेज रीजन लिख देना, सिस्टम तो तंत्र हो गया। फिर शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। अंतः प्रवाह का मीनिंग बताया था आपको मैंने भाई, वो नदियां इनलैंड होती हैं जिनमें पानी कम होता है। जैसे शायद कल मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे आप 2 बकेट पानी की निकाल के जमीन पे डालो तो क्या वो नदी बनेगी? नहीं बनेगी, क्योंकि वो कम पानी है। तो राजस्थान में ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जो कम पानी के कारण बहते बहते लैंड में समाप्त हो जाती हैं, उनको कहा जाता है इनलैंड ड्रेनेज, अंतः प्रवाही। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल शेखावाटी वाले क्षेत्र में कांतली नदी है, जिसके कैचमेंट एरिया को तोरावाटी बोला गया। तोरावाटी डेफिनेशन भी अपन ने लिखी थी, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज तोरावाटी एंड एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू, नीमका थाना। शेखावाटी का चूरू जिला उसमें शामिल नहीं किया था, बिकॉज चूरू इज अपलैंड डिस्ट्रिक्ट, यानी थली प्रदेश, वो थली प्रदेश में काउंट होता है। तो एक तो जो शेखावाटी वाला एरिया है ये वाला, ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंट है, विस्तृत है? तो इसमें एक तो चूरू, सीकर, एक झुंझुनू, और एक जो नया डिस्ट्रिक्ट बना है नीमका थाना। नीमका थाना गणेश्वर सभ्यता वाला। तो ये इसमें लिखिए फर्स्ट। तो ये जितने भी पार्ट हैं इसमें सबसे पहला आपने यही बताया कि इनका एक्सटेंशन या विस्तार कहाँ पे। लूनी बेसिन था तो वो कहाँ पर है, और किसी का अगर दूसरा नाम है तो पहले वो भी बताया जाता है। जैसे लूनी का एक नाम और होता है गोडवाड़, तो पहले रेफरेंस यही दिया था, ये गोडवाड़ बेसिन है। फिर कौन से जिलों में? फिर नागौरी उच्च भूमि है, तो नागौरी उच्च भूमि का कोई दूसरा नाम नहीं है, तो इसका सीधा बता दिया नागौरी उच्च भूमि नागौर, डीडवाना कुचामन में। अब शेखावाटी का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसका मीनिंग है शेखावाटी क्षेत्रीय। इसके अंदर एक जो नदी आती है उसके कैचमेंट एरिया का दूसरा नाम जरूर है तोरावाटी, जो हम आगे इसमें लिखेंगे। लेकिन इसमें जो मेन शेखावाटी है तो इसका नाम शेखावाटी। अब इसका एरिया कौन सा है तो ये डिस्ट्रिक्ट इसमें लिखने। तो शेखावाटी अंतःप्रवाह क्षेत्र इसमें लिखे। इसका विस्तार चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं नीमका थाना में है।
इसका विस्तार, दिस रीजन इज एक्सटेंट, यानी यह क्षेत्र या इसका विस्तार, दिस रीजन इज एक्सटेंट इन चूरू, सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। अब इसमें विशेषताओं में लिखिएगा। शेखावाटी में एक तो ये फेमस है बीड़, तो शेखावाटी में जो पाश्चर लैंड है या जो चारागाह है भूमि है उनको क्या कहा जाता है? बीड़ कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी बताए थे मैंने, झुंझुनू बगड़, बगड़ का बीड़, और सीकर के पास में एक फतेहपुर आता है, फतेहपुर का बीड़। तो इसमें बीड़ की डेफिनेशन लिखिएगा। शेखावाटी में चारागाह है भूमियों को, पाश्चर लैंड ऑफ शेखावाटी रीजन या ग्रेजिंग लैंड ऑफ शेखावाटी रीजन इज नोन एज बीड़। शेखावाटी की चारागाह भूमियों को या शेखावाटी में चारागाह भूमियों को बीड़ कहा जाता है। तो जो कीवर्ड आ रहा है ना, चारागाह भूमि, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। पाश्चर लैंड ऑफ शेखावाटी रीजन इज नोन एज बीड़। अब यहाँ वो एग्जाम्पल लिखना चाहो तो वो लिख दो, चाहे बगड़ बीड़ या बीड़ ऑफ बगड़ एंड बीड़ ऑफ फतेहपुर। जिलों के नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। ये अंडरस्टूड है कि शेखावाटी के जो ऊपर जिले लिखे हैं इन्हीं में से किसी में होंगे। बीहड़ अलग होता है, बीहड़ तो चंबल वाले हैं। अब शेखावाटी में एक शब्द और आता है, तोरावाटी। तोरावाटी में लिखेगा कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, कांतली नदी के अपवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर इज नोन एज या इज कॉल्ड तोरावाटी, इज कॉल्ड तोरावाटी। डिस्ट्रिक्ट लिखना चाहो तो इसमें लिख दो, चूरू मत लिखना, बाकी शेखावाटी रिपीट कर दो। यानी दिस रीजन या तोरावाटी इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। दिस रीजन या तोरावाटी इज एक्सटेंट इन सीकर, झुंझुनू एंड नीम का थाना। क्योंकि चूरू तो वो जिले है जहाँ, चूरू और बीकानेर जहाँ कोई नदी नहीं, थली प्रदेश में आते हैं। ये आर या ऑब्लिक डी भी हो सकता है, जोहर या जोहड़। तो अगर हिंदी में प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा इसका तो हो सकता है कि ये जौहर भी, लेकिन जौहर एग्जामिनर इसलिए नहीं लिखेगा टाइपिस्ट, क्योंकि जौहर अपने हिस्ट्री में अलग होता है। जबकि और वैसे भी मेंस के अंदर आपके बचाव ये रहेगा, हिस्ट्री पेपर सेकंड फर्स्ट में है और ज्योग्राफी पेपर सेकंड में है, तो इसका मीनिंग सेकंड में जौहर नहीं आएगा। अगर लिखा है गलती से तो जौहड़ है फिर वो, क्योंकि जौहड़ अपने आप में ग्रामीण क्षेत्रों में जो ड्रेनेज सिस्टम बहता हुआ गाँव में इकट्ठा होता है, जहाँ पानी, गाँव का जो पानी इकट्ठा होता है उसको कहते हैं जोड़ा। गाँव के अंदर ये जगह का नाम सुना होगा कि जोड़े वाली जमीन। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो बहता हुआ जो पानी जाता है वो गाँव के अंदर एक निम्न भूमि, निम्न भूमि का मीनिंग जिसका सरफेस थोड़ा नीचा हो, वहां जाके पानी इकट्ठा होता है। हालांकि वर्तमान में
ये जोड़े वाली जो जमीन है गांव के अंदर, इन पे ज्यादातर एरिया में अतिक्रमण हो चुका है। यहाँ लगभग लोगों ने अपने जो आसपास में जिनके यहाँ तो खेत थे उनके खेत आगे तक बढ़ गए हैं, या यहाँ पे इनके पास में अपने घर या पशुओं के लिए बाड़े बना लिए। तो जो ड्रेनेज सिस्टम इस एरिया में आया करता था वो अब रुक गया है। रुक गया है तो जोहड़ भी क्या हो गए हैं, सूख गए हैं। अब ये जो जोड़े वाली जमीन जिसमें मुख्यतः पानी आता है, तो पानी ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है, अपने साथ बारीक मिट्टी को बहा कर लाता है, या वो मिट्टी बहते बहते इरोजन के कारण बारीक हो जाती। तो जोहड़े वाले जो तल में जो मिट्टी जमा होती है यहाँ, वो होती है बारीक और चिकनी मिट्टियाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले अपने जो कच्चे मकान हुआ करते थे उन पे चिकनी मिट्टी और भैंसों का गोबर मिला के लेप लगाया करते थे। तो अब भी लगाते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग। तो गाँव के अंदर ये जो लेप वाली जो प्रथा है, लेप यानी जो गोबर में मिला के, हालांकि जो सिटी में रहे उनको नहीं ध्यान इन चीजों का। चौकी ढानी देखा है, रेस्टोरेंट देखा होगा चौकी ढानी, तो चौकी ढानी इसी कॉन्सेप्ट पे ही बना हुआ है, जिसके अंदर अगर कभी आप जाओगे तो इस प्रकार के चूल्हे वगैरह वो सब बने हुए दिखेंगे। हालांकि हो सकता है उन पे इतना ध्यान नहीं गया हो, और हो सकता है उन्होंने भी उनको सीमेंट में बना रखा हो। अब वो पेंट कर दिया है ब्राउन वाला, ताकि वो देखने पे वो लुक ये आता है कि गांव वाला चूल्हा है। तो ये जो चिकनी मिट्टी वाले जो जोड़ थे, अब इन चिकनी मिट्टियों को लोगों ने क्या किया कि इसके अंदर इस जगह बिछा लिया। यहाँ पे अपने खेतों में जिनके टीले थे उस टीलों से लाके मिट्टी डाल दी, और इसको इतना शानदार फील्ड वाला एरिया बना लिया। 3 तो लगाते हैं इधर और 3 लगाते हैं इधर, विकेट्स। और यहाँ क्रिकेट खेलते हैं गाँव के अंदर आराम से। तो ये फील्ड बन चुकी है अब। तो जोड़े से ये अपने क्षेत्र बन चुके हैं जहाँ पे अपने गेम वगैरह चलते हैं गाँव के अंदर, वो हैं ये। अब इनके लिए इनको पुनः रिवाइवल या पुनर्जीवित करने का काम अलवर के एक व्यक्ति थे, राजेंद्र सिंह। तो राजेंद्र सिंह के प्रयासों से इन्होंने बहुत सारी जगह विजिट करके इन जोहड़ों को पुनः गांव के अंदर स्थापित किया है, या श्रमदान के द्वारा पुनः इनको खोदना स्टार्ट करवाया गांव वालों को। तो गांव वालों को समझाया इसका प्रॉफिट क्या होता है, कि जिन क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम या पानी आप लोग स्टोर करोगे तो वो पानी धीरे धीरे जमीन में बैठेगा और आपके ग्राउंड वाटर ऊपर होगा। और इस प्रकार के अगर जोड़े नहीं बनेंगे तो पानी तो कहीं ना कहीं स्लोप के अकॉर्डिंग जाएगा ना, पास वाले गांव में या उससे आगे निकल जाएगा। तो जिन गाँव में जाके ये पानी इकट्ठा होता है वहां पे बाद में ग्राउंड वाटर अच्छा होता है। और जिन गाँव के पास ये जोड़े धीरे धीरे समय के साथ खत्म हो गए, तो इसका मीनिंग उनका जो ग्राउंड वाटर है वो भी काफी नीचे या डीप में जा रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो वाटर ब्लॉक्स हैं, तो ब्लॉक वैसे अपने पंचायत स्तर के ऊपर जो होता है उसको ब्लॉक कहते हैं, तो उसके बेसिस पे अपने स्टडी या अध्ययन होता है। तो पूरे राजस्थान के अभी तक जो लास्ट में जो स्टडी हुई थी वो पूरे राजस्थान में 304 ब्लॉक मानते हुई थी, जिसमें 219 ब्लॉक हैं वो अपने ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन में यानी अति दोहित जोन में पहुंच गए हैं। अति दोहित जोन का मीनिंग है कि जमीन में जैसे जिस एरिया में 100 बकेट जमा हुई, 100 बाल्टी जमा हुई है, और आप निकाल रहे हर साल यहाँ से 110, तो इसका मीनिंग है यहाँ कभी भी पानी ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पानी हमेशा ऐसे चलेगा नीचे की और कंटिन्यूस, कि लैंड रिचार्ज हो रही है 100 बाल्टी से, निकाली जा रही है 110। इसको कहते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेड, मीनिंग है यूटिलाइजेशन मोर देन 100%। उपयोग जहाँ 100 से अधिक परसेंट पानी का हो रहा है, तो उपयोग किसकी तुलना, आने वाले पानी जो रेनी वाटर है उससे ज़्यादा आप यूज कर रहे हो वहाँ, या जो ग्राउंड वाटर स्टोरेज है उससे ज़्यादा आप निकाल रहे हो, तो वहाँ पानी का लेवल हमेशा नीचे चलेगा। इसको ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन, जो 304 में 219 हो चुके हैं, इनको कहते हैं अपन डार्क जोन, जो लगभग समाप्ति के कगार पे है। तो बचे हुए राजस्थान के अंदर जो इसमें कुछ ओड जोन, यानी जिनको कहा जाता है क्रिटिकल, सेमी ओड यानी सेमी क्रिटिकल, आजकल इनको विषम, अर्ध विषम, और जो बच गए हैं वो सेफ जोन। तो सेफ जोन बहुत ही कम बचे हैं, 37 38 के आसपास ही है। तो इसका मीनिंग सेफ जोन वो है जहां आने वाला जो पानी है उससे कम निकाल रहे हो। जैसे जमा हुई आपकी 100 बाल्टी और आपने 70 से भी कम निकाली, तो इसका मीनिंग 30% अगर आपका सेव है वाटर, तो इसका मीनिंग उस एरिया में पानी कंटिन्यूस ऊपर बढ़ेगा, उसको सेफ जोन कहा जाता है। और जहाँ 70 से 90% यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो होगा आपका सेमी ओड यानी सेमी क्रिटिकल। और जहाँ लगभग 90 से 100% निकाल रहे हो, यानी लगभग 100 बाल्टी आई और 90 और 100 लगभग निकाल रहे हो पूरी, वो है क्रिटिकल। तो क्रिटिकल कभी भी ओवर एक्सप्लॉइटेड में कन्वर्ट हो सकता है, अति दोहित में जा सकता है।
लेकिन जो सेमी क्रिटिकल या जो सेमी ओड है ये डायरेक्ट अवर एक्सप्लॉइटेड में या अति दोहित में नहीं जाएगा। सेमी क्रिटिकल पहले आएगा क्रिटिकल में, और क्रिटिकल फिर चेंज होगा डार्क जोन में या अवर एक्सप्लॉइटेड जोन में, अति दोहित जोन में। तो ये आगे आपके एक टॉपिक दिया हुआ है अलग से, जल संरक्षण की तकनीक। तो उसके अंदर ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू में एक रिपोर्ट आई हुई है, वो रिपोर्ट आपको करवाएंगे कितने ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन है, कितने सेफ जोन है, कितने क्रिटिकल या कितने सेमी क्रिटिकल्स हैं। तो इनका जो जोहड़ का महत्व होता है वो ये होता है, इनको कहा जाता है जोहड़, जिनसे ग्राउंड वाटर ऊपर उठता है। पहले इन जोहड़ों का महत्व क्या था? तो पहले इनका इंपॉर्टेंस ये था कि गांव के अंदर अपने जो पूरे गांव का एक सार्वजनिक कुआं हुआ करता, इस कुएं के पास एक टंकी बना के और उसमें जगह जगह नल लगा दिए जाते, जहाँ सर्व समाज अपने लिए पेयजल के लिए पानी लेकर आता अपने गांव के अंदर। तो यहाँ से जो पानी लेकर आते हैं, इस टंकी का पानी जैसे ही समाप्त होता तो ये पता रहता है भाई इस कुएं से तो जो ये लिंक है जिस पाइप के माध्यम से, तो वो तो एक निश्चित टाइम है कि आज सुबह 7 से 11 बजे लाइट आई थी तब ये टंकी भरी गई। अब जैसे ये लाइट चली गई 11 बजे बाद और इस टंकी का पानी दोपहर के 3 बजे बाद खत्म हो गया, तो अगले दिन इस टंकी में पानी उसी 7 से 11 बजे के बीच में ही मिलेगा। तो उस दौरान गांव वाले अपनी पेयजल की व्यवस्था तो इस टंकी से कर लिया करते थे पहले। वे गांव में इतने निश्चित सीमित घर हुआ करते और इनका काम लगभग टंकी से चल जाया करता, काफी बड़ा टैंक होता था ये। लेकिन जिनके यूं लगता है कि भाई पशुओं के पानी पिलाने के लिए पानी नहीं है, तो वो गांव के अंदर जो जोहड़ा बना होता वहां से पानी लेकर आते थे। फिर इसको जनरली पशुओं के लिए, घर की सफाई के लिए, उसके लिए, बाकी पेयजल के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए पानी यहाँ से। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो जोहड़े थे ये नेचुरल वाटर है, बारिश का पानी है वो जाके इकट्ठा हुआ है यहाँ। इसका मीनिंग इसको हमने खोद के नहीं बनाया, खोद के हमने जो बनाया वो ये था। ये होते हैं स्थायी कुएं, फिक्स वेल्स होते हैं, और वो होते हैं टेम्परेरी वेल्स, अस्थायी कुएं, या कह सकते हैं नेचुरली वेल्स। तो शेखावाटी में पानी के जो कच्चे कुएं हैं यानी रो वेल्स ऑफ वाटर, वो पानी के वो कच्चे कुएं हैं उनको जोहड़ कहा जाता है। और ये स्थायी कुआं होता है, इसको कहते हैं पक्का कुआं, जिसमें कंटिन्यूस पानी निकलता है। इसमें पानी तब तक निकलेगा जब तक नीचे कोई चट्टान नहीं आ जाए। भाई चट्टानें आ जाती हैं तो आजकल अपन बोलते हैं ना गांव में कि ड्रिलिंग करवाते हैं भीलवाड़ा मशीन से, पत्थर कटवा के फिर बोरिंग करवाते हैं अपन। तो इसका मीनिंग है कि उसमें वाटर सोर्स बहुत ज्यादा होता है, जबकि इसमें वाटर सोर्स उतना ही होता है जितना इकट्ठा हुआ है। इस कारण ये स्थायी नहीं होते, इस कारण पानी के कच्चे कुएं, और ये होते हैं स्थायी या पक्के कुएं। तो शेखावाटी में ये जो है ये ज्यादा प्रचलन में, इस कारण ये जोहड़ शब्द। बाकी हालांकि ऐसा नहीं है कि शेखावाटी में, अलवर चले जाओ वहां पे भी जोहड़ है, पाली चले जाओ पाली में जोहड़ है, लेकिन ये शब्द प्रचलित कहाँ पर है अधिक, इस कारण ज्योग्राफी में ये टर्म शेखावाटी के रेफरेंस में यूज होती है। बाकी बीड़ शेखावाटी में ही थोड़ी ना है, बीड़ सिरोही में चले जाओ, बीड़ वहां पे भी मिलेंगी चारागाह भूमियां, पशुओं की चरने की भूमि उधर भी है, झालावाड़ में भी है, लेकिन फेमस कहाँ की है? तो ये ज्योग्राफिकल टर्म शेखावाटी में ज्यादा फेमस है। तो इसमें जो जोहड़ है, जोहड़ का डेफिनेशन लिखो, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ कहा जाता है। शेखावाटी में पानी के कच्चे कुओं को रो वेल्स ऑफ वाटर इन शेखावाटी रीजन इज नोन एज जोहड़। तो यहाँ डेफिनेशन तो अपन ये तैयार करते हैं पानी के कच्चे कुओं को, धीरे धीरे ये हो जाता है कच्चे पानी के कुओं को। तो कच्चा पानी नहीं, जैसा ही कल बताया भी था लास्ट में मैंने। हालांकि अपने को जैसे ये लाइन बोली इसमें कोई खास फर्क नहीं दिखाई दिया आपको कि कच्चे पानी के कुएं। तो कच्चे पानी के कुएं नहीं, पानी के कच्चे कुएं। कुएं कच्चे होते हैं, पानी कच्चा नहीं है। कच्चा तो अब शेखावाटी में मॉनसून ड्यूरेशन में पानी के जो तालाब बनते हैं उन तालाबों के लिए शब्द यूज होते हैं सर, SAR। एक वो श्रीमान रेस्पेक्ट वाला होता है SIR।
शेखावाटी में जो मुख्यतः मॉनसून सीजन के दौरान बनने वाले जो टैंक यानी तालाब जो है, ये जो टर्म्स है वो यूज होती है तालाबों के लिए। तो शेखावाटी में मॉनसून ड्यूरेशन में मॉनसून के दौरान बनने वाले तालाबों को क्या कहा जाता है? सर कहा जाता है। तो टैंक और पॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मॉनसून सीजन इन शेखावाटी रीजन आर नोन एज या कॉल्ड सर। तो डेफिनेशन में ये लिखेगा, शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब को या बनने वाले तालाबों को सर कहा जाता है। टैंक्स और पॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग मानसून सीजन इन शेखावाटी रीजन आर कॉल्ड सर। शेखावाटी में मानसून के दौरान बनने वाले तालाब या तालाबों को, तो ये जो सब लिखा ना तालाब, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और शेखावाटी में जो पानी के कच्चे कुएं हो तो कीवर्ड ये है, वहां जो कच्चे कुएं जो लिखे ना रो वेल्स, उसको अंडरलाइन कर दीजिए। तो कच्चे कुएं शेखावाटी के जोहड़ है, और जो मानसून के दौरान बने हुए तालाब हैं वो क्या है? सर। अब हालांकि ये समस्या रहती है कि सर इसको जोहड़ और सर में फर्क क्या हुआ? दोनों में पानी ही तो है। जोहड़ में भी तो बारिश का पानी आता है, सर में भी बारिश का पानी आता है तालाब में। तो इसकी तालाब की एक इंटरनेशनल डेफिनेशन ये दी गई है कि इसमें जो एरिया होता है 1 वर्ग मीटर से लेके लगभग 2 हेक्टेयर तक का। 1 हेक्टेयर में होता है लगभग 4 बीघा, 2 हेक्टेयर होता है लगभग 8 बीघा। तो इसका मीनिंग 1 वर्ग मीटर का मीनिंग है, आपके सामने जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है उसका आधा कर लो, इतना बड़ा है, उसको तालाब कह सकते हैं। और 2 बीघा तक जो जमीन होती है वहां तक का एरिया तालाब का हो सकता है। तो इंटरनेशनल क्राइटेरिया इसका 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर से 2 हेक्टेयर तक का एरिया तालाब का होता है। तो एक तो एरिया बाउंड है, जोहड़ में ये नहीं होता। दूसरा है कि तालाब के अंदर मिनिमम 4 महीने पानी होना चाहिए। वाटर प्रेजेंस मिनिमम 4 मंथ तक होनी चाहिए। जोड़ के लिए कोई जरूरी नहीं है आज पानी भरा कल समाप्त हो गया तो भी जोहड़ है। लेकिन तालाब तब होगा जब साल के 1/3 टाइम पीरियड, यानी साल का 1/3 टाइम यानी लगभग 4 महीने पानी की प्रेजेंस हो तो ही तालाब होगा। तो ये आगे हम वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक्स में भी पढ़ाएंगे आपको। जल संरक्षण की 2 तरीके की तकनीक है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। तो जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं पहले से चली आ रही हैं उसमें दोनों ये शामिल हैं। भाई जोहड़ भी उसी में शामिल है परंपरागत तकनीकों में, और तालाब भी उसमें शामिल है। तो वहां उनके ये टर्म्स लिखवाएंगे कि तालाब के लिए क्या जरूरी है। तो एक तो उसका एरिया क्राइटेरिया, और एक उसमें मिनिमम वाटर प्रेजेंस है। तो ये फर्क होता है। बाकी जोहड़ और सर हैं, दोनों के वाटर सोर्स क्या है? मानसूनी रेनफॉल, मानसून से जो वर्षा होती है दोनों का सोर्स वही है, यानी बारिश का पानी है दोनों का सोर्स। तो अब इसमें शेखावाटी की जो भौगोलिक विशेषताएं थी यानी जो करेक्टरिस्टिक्स थी वो कंप्लीट हो गई हैं चारों। इसके बाद में लास्ट पॉइंट लिखो, घग्गर बेसिन। घग्गर बेसिन ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिख दिया जाता है। तो लोगों ने, कईयों ने घग्गर को घग्घर भी बना दिया, घर भी बना दिया अपना। तो एक्सेप्टेबल दोनों ही हो गए हैं। कई चीजें हैं जिनको कई बुक्स जगह जगह चेंज करके लिख देती हैं। तो एक्सेप्टेबल कई बार कुछ शब्द होते हैं जो दोनों ही एक्सेप्टेबल होते हैं कि ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। तो ये जो घग्गर बेसिन है, नाम तो इसका घग्गर के नाम से, कोई दूसरा नाम भी नहीं है। तो हिमालय की ओर से आने वाली ये नदी है हिमाचल की ओर से। जो हिमाचल में मानसून एक्टिव होता है उस समय आती है। पहले तो यहाँ पे ग्लेशियर थे,
ग्लेशियर्स के कारण ये विशालकाई नदी के रूप में आया करती थी, तब तो नाम क्या था? सरस्वती नदी। अब वो ग्लेशियर तो मेल्ट हो चुके हैं, अब वहां बारिश होती है, तब ये राजस्थान के केवल उत्तर वाले भाग तक सीमित रह गई है। गंगानगर, हनुमानगढ़, अब गंगानगर का एक हिस्सा लग हुआ है अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ में भी घग्गर बेसिन है। तो पहले ऊपर वाले दो ही जिले थे, जी और एच, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, अब इसमें अनूपगढ़ भी लेना है। तो एक तो घग्गर बेसिन कहाँ पे विस्तृत है? तो घग्गर बेसिन इज मेनली एक्सटेंड इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़, कि इसका विस्तार इन क्षेत्रों में। फिर इस एरिया की जो करेक्टरिस्टिक्स या विशेषता क्या है? तो विशेषता में घग्गर का जो एरिया उसको एक विशेष नाम दिया गया है, उसको बोला गया है नाली और पाट। नाली और पाट। जैसे आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ोगे तो छोटा नागपुर पठार पढ़ोगे झारखंड में, छोटा नागपुर पठार जिसके अंदर कुछ चट्टानी भाग हैं जो धीरे धीरे उभरने लगे हैं, यानी उनको वापस रीडेवलप्ड हो रहे हैं, ऊपर विकास इनका पुनः हो रहा है, इनको कहा जाता है पाट। फॉर एग्जाम्पल, जिस एरिया से नदी जाएगी वहां गड्ढा बनाएगी, वो इरोजन करेगी वहां से, तो चंबल का जो एरिया वो फिक्स होता है। भाई चंबल नदी जहां से बहती है तो आप देख के बताते हो कि ये चंबल का एरिया है, तो रिवर्स का अपना एक निश्चित बेसिन होता है। तो घग्गर नदी भी हनुमानगढ़ में आती है, तो उसमें अच्छा पानी आता है, वो गड्ढा बनाती है, कटाव करती है, उसको कहते हैं नाली। और नाली के जो गड्ढे होते हैं उसके पास का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको कहते हैं पाट, किनारा। तो इसका मीनिंग है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीच वाला स्पेस आपके यहाँ से जैसे घग्गर निकल रही है तो ये है नाली, यानी जो गड्ढे के रूप में, उसके पास का जो बेंच वाला एरिया है वो किनारा उभरा हुआ है, पाट। तो इसका मीनिंग जहां नाली होगी वहीं पे भी पाट होगा, तो इसका मीनिंग घग्गर बेसिन को नाली और पाट कहा जाता है। नाली और पाट मीनिंग एक ही है, लेकिन दोनों जगह अलग अलग है। नाली गड्ढा होता है, पाट किनारा होता है। तो इसके जो नाली और पाट वाला जो शब्द है ये मुख्यतः हनुमानगढ़ में है इसका, यानी कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। जैसे जालोर की ओर लूनी वाले एरिया को भी हम कहते हैं नेहड़, क्योंकि वहां नेहड़ का एक रन बनता है। तो उसी तरीके से घग्गर नदी के क्षेत्र को हनुमानगढ़ में कटाव के कारण या गड्ढे बनाने के कारण उसके कैचमेंट एरिया को नाली और उसके पास वाले एरिया को क्या बोलते हैं? पाट। तो एरिया तो एक ही होता है, जहां नाली होगी वहीं पाट होगा। तो लोनी बेसिन या कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इज नोन एज नाली और पाट इन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें एरिया स्पेसिफिक होता है, इस क्षेत्र के लिए ये बोला गया है। फिर इस घग्गर बेसिन में एक चिकनी मिट्टी पाई जाती है, उस चिकनी मिट्टी को बोला गया है काठी या बग्गी। क्या बोला गया है? काठी या बग्गी। हालांकि एक रीजनल शब्द है जो शेखावाटी की ओर अधिक प्रचलन में होता है। जो चिकनी मिट्टी होती है उनको कहा जाता है काठड़ी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अपना घर है, बाउंड्री है उसके चारों की। ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो पूरा घर होता है उसके अंदर जो अपने मकान बने हुए होते हैं कम एरिया में होते हैं, बाकी का आगे का ये जो चौक या जो जगह होती है खाली होती है, इसको कहते हैं गुआड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में। तो अपने घर में जो गुआड़ी होती है या जो स्पेस होता है, शहरों के अकॉर्डिंग जो स्पेस या जगह होती है, तो ये जो स्पेस या जो जगह होती है इसमें क्या होता है कि आजकल तो हालांकि कई लोगों ने अपने ब्लॉक्स या मार्बल सेट करवा लिया है, यहाँ झाड़ू नहीं लगानी पड़े, ज्यादा मेहनत नहीं हो, सीधा पानी से धो दिया जाए। पहले के जो लोग हैं वो मिट्टी रखा करते थे ताकि बच्चों के खेलने के लिए जगह काम आए, क्योंकि आजकल बच्चों के लिए वॉकर आ गए नहीं करती। तो इस जगह में यानी जो घर का जो ये स्पेस हुआ करता, इसमें अपनी मिट्टी हुआ करती, और मिट्टी भी यहाँ पे लोग अलग अलग तरीके की डलवा के रखते। कई तो बलुई रेत, बालू मिट्टी। जैसे बारिश हो रहा है तो घर में जो छत का जो पानी है जैसे नल से नीचे आता है तो इस एरिया से बहते हुए और घर में एक कोई एक पॉइंट होता है जिससे बाहर निकलता है। तो अगर घर में अगर बलुई मिट्टी सैंडी सोइल है तो ये पानी इस मिट्टी को बहाकर ले जाता है, पानी इस मिट्टी को बहाकर अपने साथ, यानी इरोजन अधिक होता है। और जिस क्षेत्र में घर में चिकनी मिट्टी जमा होती है उसका कटाव कम होता है। तो जैसे ही बारिश रुकने के बाद अपन घर से बाहर आते हैं तो हम कहते हैं बालू रेत, यानी जो मोटी मिट्टी सैंडी सॉइल, कि बालू रेत है वो तो कटाव हो गया है और काठड़ी काठड़ी बची है। काठड़ी का मीनिंग चिकनी मिट्टी, लोमी एंड फर्टाइल सॉइल। तो घग्गर बेसिन की जो लोमी एंड फर्टाइल सॉइल होती हैं, चिकनी और उपजाऊ मिट्टियां होती हैं, उनको काठी कहते हैं। काठी यानी जिनकी पकड़ हो।
जिनको अपन बोलते हैं लोमी एंड फर्टाइल सॉइल। अब इन चिकनी मिट्टियों में घग्गर बेसिन की अगर चिकनी मिट्टी है तो उपजाऊ होगी या अनउपजाऊ? उपजाऊ होगी। तो चिकनी के साथ ये फर्टाइल उपजाऊ भी होती है, जिसमें मुख्यतः गेहूं, कपास, चावल और गन्ने का उत्पादन अधिक होता है। तो इसी कारण तो गंगानगर राजस्थान में अन्न भंडार है। राजस्थान का डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन गेहूं, कपास वगैरह का उत्पादन काफी अधिक होता है हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ। उसका कारण ये होता है काठी और बग्गी। तो इसमें जो ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो नाली और पाट और दूसरी है काठी और बग्गी। तो घग्गर बेसिन में एक तो एरिया लिखिएगा कि घग्गर बेसिन इज एक्सटेंट इन गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। घग्गर बेसिन का या इस बेसिन का विस्तार गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं घग्गर बेसिन इज एक्सटेंट इन गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड अनूपगढ़। घग्गर बेसिन का विस्तार श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं अनूपगढ़ में है। फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखो, विशेषताओं में लिखो, फर्स्ट पॉइंट काठी, सॉरी नाली ऑब्लिक पार्ट, पहले ये वाला नाली पार्ट। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इन हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को, जैसे कांतली के अपवाह क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटे। तो सेम इसका जो कटाव वाला क्षेत्र जो होता है उसको कहते हैं नाली, और नाली के पास वाला भाग वही एरिया पार्ट भी होता है। तो हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इन हनुमानगढ़ इज नोन एज या इज कॉल्ड नाली और पाट। कैचमेंट एरिया ऑफ घग्गर इन हनुमानगढ़ इज नोन एज या इज कॉल्ड नाली और पाट। हनुमानगढ़ में घग्गर के अपवाह क्षेत्र को नाली या पाट कहा जाता है। अब जिस एरिया में घग्गर बहेगी वहां पे मिट्टी कैसी होगी? चिकनी और उपजाऊ, जिसको हम क्या बोलेंगे? काठी, काठी या बग्गी। तो इस सोइल के लिए जो लोकल शब्द है, स्थानीय शब्द, उसी को यूज किया हुआ है। लोमी एंड फर्टाइल सोइल ऑफ घग्गर बेसिन, घग्गर की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को लोमी एंड फर्टाइल सोइल, लोमी एंड फर्टाइल सोइल ऑफ घग्गर बेसिन इज नोन एज काठी। घग्गर बेसिन के चिकनी, घग्गर बेसिन की चिकनी एवं उपजाऊ मिट्टी को बग्गी या काठी कहा जाता है, जिसमें प्रमुख उत्पादित फसलें in which man produced crops जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें, दो तो प्रमुख अनाज होते हैं इस साइड में, एक तो गेहूं और एक चावल, दो तो उनके नाम लिख दीजिए, व्हीट, राइस। और दो कैश क्रॉप्स होती हैं। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जिसको बेचने पर किसान को आमदनी अधिक हो और तुरंत प्राप्त हो, यानी नकदी फसलें, जिसमें एक तो है कॉटन, कपास और एक शुगर कैन, गन्ना। जिसमें उत्पादित प्रमुख फसलें इन विच मैन प्रोड्यूस्ड क्रॉप्स, और क्रॉप्स के नाम लिख दो आगे कंटिन्यूस, गेहूं, चावल, कपास एवं गन्ना, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर कैन। ये आगे जब एग्रीकल्चर पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि कृषि में आपके जो फसलें सिलेबस में दी हुई हैं, प्रीलिम्स में 6 हैं, उन 6 में से 3 इसमें है, एक चावल नहीं दिया हुआ। तो 3 फसलें मुख्यतः इस क्षेत्र में अधिक होती हैं। गन्ना गंगानगर में सर्वाधिक है,
गेहूं जनरली गंगानगर में हुआ करता था, लेकिन पिछले 1-2 साल रिकॉर्ड में हनुमानगढ़ है, सेकंड में गंगानगर आ गया है। कॉटन में कंटिन्यूस आगे चल रहा है हनुमानगढ़। तो इसका मीनिंग जो फसलें आपने लिखे हैं इसमें मोस्टली क्रॉप्स ऐसी हैं राजस्थान में जो इस एरिया में सबसे ज्यादा होती है। अब जो आपने सेमेरी डेजर्ट वाला जो पार्ट किया है, लोनी बेसिन, नागौरी उच्चभूमि, शेखावाटी और घग्गर, इसमें शेखावाटी को लेके RS 2013 और RS 2018 दोनों में लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है। 13 में थोड़ा सा अलग था कि डिस्क्राइब दी ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी की भौगोलिक और सांस्कृतिक विशेषताएं। अब 13 में इसमें ज्योग्राफिकल के साथ कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों पूछी गई, सांस्कृतिक विशेषताएं क्यों पूछी गई? क्योंकि 2013 और 2016 में आपके मैथ सब्जेक्ट था मेंस के अंदर, मैथ्स और रीजनिंग मेंस में भी थे आपके। 16 के बाद इनको हटा दिया गया, मेंस में केवल प्रीलिम्स में रखा गया। तो इसका मीनिंग है कि 13 और 16 के अंदर मुख्यतः ज्योग्राफी और पेपर फर्स्ट में ही था, जो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट हैं वो सारे फर्स्ट में ही थे। फिर जैसे ही इन्होंने साइंस को हटाया सेकंड पेपर से, तो इनको लगा कि फर्स्ट वाले में जो आपके हिस्ट्री था, जिसमें इकोनॉमी था, जिसमें पॉलिटी था, जिसमें ज्योग्राफी था, यानी जो सामाजिक अध्ययन वाले जो विषय हैं, जनरल स्टडी जो बोलते हैं, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट हैं, तो उन मानविकी विषयों में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो साइंस का सब्जेक्ट भी है। तो इसका मीनिंग जैसे ही इन्होंने सेकंड पेपर से मैथ्स और वगैरह को हटाया, तो इनको लगा कि फर्स्ट वाले जो 4 सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटीज वाले, उनमें से ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसको हम पेपर सेकंड यानी साइंस वाले पेपर में लेके जाएं। तो इन्होंने पेपर सेकंड जिसमें साइंस है आपके, उसमें शिफ्ट किया ज्योग्राफी को। तो 16 के बाद तो ज्योग्राफी किस में शिफ्ट है, पेपर सेकंड में। तो 18 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, वो एक अलग तरीके का, उसमें सिर्फ पूछा गया शेखावाटी की भौगोलिक विशेषताएं बताइए, जबकि 13 में जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें भौगोलिक और सांस्कृतिक दोनों था। इसका मीनिंग जो 50 वर्ड में था क्वेश्चन, 50 वर्ड का मीनिंग है 8 लाइन में आपको आंसर लिखना है। तो जिसमें 4 लाइनों में तो चलना है अपना भूगोल, और 4 लाइनों में चलेंगे राजवीर सर वाली सांस्कृतिक वाली लाइन। इसका मीनिंग आदि में हिस्ट्री और आदि में ज्योग्राफी और आदि में हिस्ट्री का आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट, यानी सांस्कृतिक विशेषताएं, वहाँ टेम्पल कौन से हैं, वहाँ मुख्यतः फेस्टिवल्स कौन से, या अब ऐसा क्वेश्चन नहीं आना वापस, क्योंकि संस्कृति का पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि संस्कृति आपके पेपर फर्स्ट में रह गई, हिस्ट्री एंड कल्चर, और ज्योग्राफी है सेकंड में। तो अब जब भी पूछेंगे केवल भौगोलिक विशेषताएं पूछेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शेखावाटी के बारे में लिखना है या लोनी बेसिन के बारे में लिखना है, तो सबसे पहली लाइन क्या होगी? तो सबसे पहली लाइन जो मैंने नहीं लिखवाई वो होगी, आपने लोनी बेसिन, शेखावाटी, नागौरी उच्चभूमि किस में पढ़ रहे हो आप? पहली लाइन ये होगी। और यहाँ इसलिए नहीं लिख पा रहे ये लाइन क्योंकि ये ऊपर हेडिंग ली हुई है कि अंडरस्टूड है कि आप लिख किस में रहे हो, सेम एरिड डेजर्ट। तो आप लोनी बेसिन के बारे में लिख रहे हो तो आपको लोनी बेसिन में लिखना है लोनी बेसिन इज द पार्ट ऑफ सेम एरिड डेजर्ट, कि अर्ध शुष्क मरुस्थल का हिस्सा है जिसको गोडवाड बेसिन भी कहा जाता है। फिर वो लिखना है जो हमने लिख रखा है। नागौरी उच्च भूमि में लिखना है तो उसमें भी पहले, यानी ये इंडिविजुअल अलग अलग आ जाए तब क्या लिखना है, तो उनके बारे में बता रहे हैं। तो नागौरी उच्च भूमि आ जाए तो उसमें भी पहली लाइन के अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। शेखावाटी आ जाए तो उसमें भी ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग है। तो इसका मीनिंग है कि जब भी ये आंसर आप 50 वर्ड में लिखो, जैसे कि शेखावाटी वाले पे लिखना है, शेखावाटी की भौगोलिक विशेषताएं। तो इसमें सबसे पहला रेफरेंस तो कि शेखावाटी रीजन इज द पार्ट ऑफ सेमेरिड डेजर्ट, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल वाला रेफरेंस देना है। उसके बाद में शेखावाटी में आपने क्या लिखा था, इसका विस्तार, यानी इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जिले हैं, जिले या जो विस्तार है वो
जो हमने लिख रखा है, ये जो हमने नहीं लिखा वो भी लिखना है। फिर इसमें ज्योग्राफिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने बताई हैं, जैसे बीड, बीड को बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है। बीड में लिख दो ग्रेजिंग लैंड, चारागाह भूमि, एग्जाम्पल उसके आगे लिख दो। तोरावाटी कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर, यानी ये अगर यहाँ समाप्त हो गया तो इसी के साथ अंडरलाइन करके तोरावाटी, तो कम से कम अंडरलाइन होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को ये दिखे कि हाईलाइट पार्ट है, तो एक पॉइंट ये भी है इसमें तोरावाटी। आगे जो डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो उसको हाईलाइट नहीं करें, थ्योरी को हाईलाइट नहीं करें, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करें। जैसे तोरावाटी उधर हो गया। फिर सर, तो सर में लिखो टैंक और पॉन्ड इन शेखावाटी रीजन, या ऑफ शेखावाटी, शेखावाटी के जो तालाब हैं वो क्या कहलाते हैं सर? जोहड़, रोवेल्स, रोवेल्स इन शेखावाटी रीजन, शेखावाटी में पानी के कच्चे कुएं, रोवेल्स ऑफ वाटर, पानी के कच्चे कुएं। तो ये प्रयास ये करेंगे 2 लाइनों में कंप्लीट हो जाए। फिर जो बचा हुआ भाग है उसमें क्या करोगे, तो आपको ध्यान हो तो डेजर्ट के नीचे अपने कुछ पॉइंट्स डेजर्ट जितने भी फिजिकल डिवीजन लिखवाए थे उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे थे, पॉइंट लिखे थे उनके डिस्ट्रिक्ट को लेकर, उनके पॉपुलेशन को लेकर, उनके मुख्यतः एरिया को लेकर, सॉइल को लेकर, और उसके अंदर मुख्यतः क्लाइमेट को लेकर। अब वो पॉइंट्स आप ज्योग्राफिकल जो करेक्टरिस्टिक्स हैं यानी भौगोलिक विशेषताएं लिख रहे हो आप, ये एक तो ये लिख दिया। फिर इसी के अंदर आप जलवायु के बारे में, हालांकि ये टॉपिक आपके एक अलग से दिया हुआ है आगे, क्लाइमेट। तो एरिड और सेमेरिड, सेमेरिड क्लाइमेट को राजस्थान में कोपेन ने क्या नाम दिया है? BSSW। तो BSSW या स्टेपी टाइप क्लाइमेट इज मोस्टली फाउंड हियर। इस क्षेत्र में मुख्यतः स्टेपी तुल्य जलवायु पाई जाती है, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी, रेतीली या बलुई मिट्टी पाई जाती है। लूनी बेसिन में होती है ब्राउन सॉइल, भूरी मिट्टी, जिसको हम कहते हैं ग्रे ब्राउन। ग्रे का मीनिंग होता है धूसर, सीमेंट जैसा। तो धूसर भूरी मिट्टी एक लूनी बेसिन में अलग मिट्टी लिखी जाती है, बाकी मोस्टली डेजर्ट में एक जैसी मिट्टी होती है, कैसी? सैंडी या रेतीली मिट्टी। तो शेखावाटी में तो वही है, रेतीली बलुई मिट्टी ज्यादा है। अब ये तो अपने को भी पता है हर जगह ऐसी मिट्टी मिलना पॉसिबल है, हर जगह रेतीली हो पॉसिबल थोड़ी ना है। गाँव का जो तालाब है उसमें लोमी या चिकनी मिट्टी होती है, तो इसका मीनिंग वो उसका अपवाद हो गया। तो इसका मीनिंग ये होता है कि मोस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पे क्या है वो लिखना होता है। जैसे हमने जब डेजर्ट लिखा तो उसके नीचे क्या लिखा था? सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी। तो क्या डेजर्ट में हर जगह रेतीली मिट्टी है क्या? नहीं है, लूनी बेसिन में नहीं है। तो इसका मीनिंग है कि मोस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया पे सैंडी सॉइल ज्यादा है, इस कारण उस रेफरेंस में हमने वहां रेतीली मिट्टी लिखा। तो इसका मीनिंग तो जैसे भौतिक प्रदेशों में 4 मिट्टियां लिखी तो राजस्थान में मिट्टी कितनी होनी चाहिए? 4। लेकिन सोइल वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो राजस्थान में मिट्टियां हैं 14 प्रकार की। तो मीनिंग है कि मिट्टियां उतनी नहीं है जितनी हमने पढ़ी, उससे भी ज्यादा है। लेकिन वो तो वो लिखे हैं जो उस एरिया में मेन है, जो मेजर जो सॉइल्स हैं सिर्फ उनको रेफरेंस किया आपने। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः सैंडी सॉइल। लूनी में ये नहीं लिख सकते, लूनी में कलर बताना पड़ेगा ब्राउन सॉइल, और ब्राउन के साथ एक कलर और होता है सीमेंट कलर, जिसको हम दूसरी या ग्रे कलर कहते हैं। तो ग्रे एंड ब्राउन सॉइल या ग्रे ब्राउन सॉइल इज फाउंड इन लोनी बेसिन, उसमें एक अलग आएगी। और बाकी गगर की लिखवा रखी है मैंने, काठी और बग्गी, लोमी एंड फर्टाइल सॉइल, चिकनी और उपजाऊ मिट्टियां होती हैं गगर बेसिन में। और बाकी एरिया में मुख्यतः ये रेतीली लिखी जाती है। इसमें वनस्पति, तो वनस्पति इसमें जैसे ये जलवायु है इसमें उसको कहा जाता है जिसपे पशुपालन अधिक होता है, क्योंकि इस एरिया में वर्षा इतनी अधिक नहीं होती है कि आप एग्रीकल्चर बहुत बड़े स्तर पे। लेकिन यहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला किसान है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। अच्छी बारिश है तो वो खेती करेगा ज्यादा, और बारिश अच्छी नहीं है तो इसका मीनिंग वो आजीविका के लिए पशुओं को अधिक पालेगा। जैसे आजकल का वर्तमान है वो लोग धीरे धीरे जो मुख्यतः डेयरी फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने लगे, डिमांड भी ज्यादा है। तो शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा शिफ्ट हो रही है, और शहर में रहने वाला एक भी व्यक्ति, कोई एक्सेप्शन केसेस हैं, कुछ कुछ अपवादित हैं, बाकी शहरी क्षेत्रों में जो शिफ्ट है वो लगभग पशुओं को नहीं पालते, क्योंकि वो है मुख्यतः या तो सेकेंडरी सेक्टर में या मुख्यतः सर्विस सेक्टर में। तो इसका मीनिंग है कि उन क्षेत्रों में दूध की डिमांड शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ने के कारण बढ़ती जा रही है, और वो आपूर्ति कौन करेगा? मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्र का डेयरी फार्मिंग। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः स्टेपी वनस्पति पाई जाती है जिसपे अपना लाइव स्टॉक डिपेंड है, पशु संपदा या पशुधन डिपेंड है। उस क्षेत्र की अगर कोई आपको एग्रीकल्चर या क्रॉप्स वगैरह अगर याद हो, यानी फसलें कौन सी हैं, तो ज़्यादा भी नहीं तो राजस्थान में कुछ एक कॉमन क्रॉप्स हैं। आप खरीफ और रबी अगर क्लासिफाइड नहीं कर पाओ
तो कुछ एक फसलें हैं जिनको आप जनरली लिख सकते हो और सुने हुए से नाम हो कि हाँ ये सुना हुआ है अपने एरिया में नाम, ये अपने सरसों होती है, गेहूं होता है, चना होता है, तो उनके नाम लिख दो। घग्गर बेसिन वालों को थोड़े अलग लिखने पड़ेंगे जो लिखवाए थे अभी, उनको गन्ना चावल ये लिखने पड़ेंगे। गन्ना चावल आप पूरे राजस्थान में हर कहीं नहीं लिख सकते। तो इसका मीनिंग जो ज्योग्राफी से जुड़े हुए जो पॉइंट्स हैं उनको लिख सकते हो आप। तो इन्होंने क्या पूछा है, भौगोलिक विशेषताएं, अर्ध शुष्क मरुस्थल की भौगोलिक विशेषताएं। तो भौगोलिक विशेषताओं का मीनिंग आपके ज्योग्राफी में क्या क्या टॉपिक होते हैं। तो आपके सिलेबस में टॉपिक जो होते हैं वो होते हैं भौतिक प्रदेश, तो भौतिक प्रदेश की तो बात खुद की चल रही है। क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, यानी उस क्षेत्र में अगर कोई नदी वगैरह हो तो उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो शेखावाटी में लिख दिया ना, तोरावाटी, वो कैचमेंट एरिया ऑफ कांतली रिवर। कोई मिनरल्स वगैरह हो तो उनके बारे में भी अलग से लिख सकते हो। तो मिनरल्स तो आपको धीरे धीरे जैसे आप आगे बढ़ोगे मिनरल्स वाला टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएंगे। जैसे शेखावाटी में दो मिनरल्स होते हैं, एक तो कैल्साइट जो मुख्यतः ज्यादा पाए जाते हैं, कैल्साइट और पाइराइट, और एक मुल्तानी मिट्टी भी होती है जिसको हम ब्लीचिंग क्ले कहते हैं, क्योंकि वो फेस पे ब्लीचिंग वगैरह करने के काम में आती है। पार्लर में जाते हैं ना कई बार वो दीदी भूतनी बनाना, तो ब्लीचिंग क्ले वाली जो सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, वो मिलती है इस क्षेत्र में। वो हालांकि बीकानेर में अधिक होती है। तो इन पॉइंट्स को लेके इसमें लिखा जा सकता है। तो ये जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा तो उसके बाद में ये फॉर्मेट आप, ये अर्ध शुष्क मरुस्थल कंप्लीट। तो मरुस्थल के जो दोनों मेन पार्ट थे, एरिड और सेमी एरिड। अब डेजर्ट से रिलेवेंट कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम कवर करेंगे। तो हेडिंग डालिए मरुस्थल के अन्य विशेषताएं। अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिख दो, या तो अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या अन्य विशेषताएं। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु या विशेषताएं, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मरुस्थल में जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसमें पहला हेडिंग लिखिएगा, खड़ीन खड़ीन एवं प्लाया झील। खड़ीन एंड प्लाया लेक, खड़ीन एवं प्लाया झील। तो प्लाया लैंड तो मैंने आपको पहले करवाई थी, प्लाया या तली, और मैंने बताया था इस तली या प्लाया में जब पानी भर जाए तो इसको प्लाया लेक बोलेंगे अपन। तो लेक वाला कॉन्सेप्ट अब कवर करेंगे। तल्ली का मीनिंग है, प्लाया का मीनिंग क्या होता है ये आपको पता है कि बॉटम रीजन या लैंड बिटवीन सैंड ड्यून्स, बालू का स्तूपों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है, बॉटम लैंड होती है, उसको तल्ली कहा जाता है या प्लाया भी कहा जाता है। और जब उसमें पानी भर जाए तो उसको प्लाया लेक कहा जाता है। जैसे ये डेजर्ट एरिया है, ड्यून्स है, बालू का स्तूप। मरुस्थलों के अंदर ये जो नीचे वाले भाग है, बालू का स्तूप या ड्यून्स के जो नीचे के भाग हैं, ये वाले हिस्से, इन नीचे वाले भागों को अपन बोलते हैं तल्ली। तल्ली और प्लाया। जब इसमें तल्ली और प्लाया वाला जो भाग है, इसमें बारिश के दौरान कुछ समय के लिए पानी इकट्ठा हो जाए, क्योंकि अपने को पता है डेजर्ट एरिया तो बारिश बहुत ज्यादा नहीं होनी है, और बारिश अधिक नहीं होती है तभी तो डेजर्ट है वो। तो उसमें जो थोड़ी बहुत बारिश होती है उससे कुछ समय के लिए झील बनती है, टेम्परेरी लेक्स होती हैं, अस्थायी पानी की झील। तो ये जो अस्थायी झीलें होती हैं इन्हीं को कहा जाता है प्लाया। अस्थायी झील। पाली से माइग्रेट जो ब्राह्मण थे, पाली वाले ब्राह्मण, पाली वाला ब्राह्मण, पाली वाले ब्राह्मण क्या किया करते, पहले अनाज का व्यापार किया करते। पाली यानी इस एरिया में लूनी बेसिन में, लूनी बेसिन के अंदर ये अनाज का उत्पादन करते, और ये इस साइड में पाकिस्तान की ओर सिंधु नदी। तो लूनी और सिंधु के बीच में कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है बड़ा,
तो ये अपने आप में काफी ज्यादा ड्राई एरिया है इन दोनों नदियों के बीच में। तो ये मुख्यतः यहाँ अनाज का उत्पादन करते और यहाँ के राजाओं को बेच कर आते, बदले में धन या पैसा या जो भी सामान इनको मिलता ये लेकर आते, क्योंकि इनके पास अनाज था, इनके पास कम था या नहीं था कई क्षेत्रों में। तो ये इन क्षेत्रों के पास जब पाली वाले ब्राह्मण गए तो इन्होंने कुछ जगह ऐसी ज्योग्राफिकल कंडीशन को फाइंड आउट किया जहाँ एग्रीकल्चर पॉसिबल हो, और पाली वालों को ये ज्योग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं देखने को मिली जैसलमेर के उत्तरी भागों में, जहां पानी की झीलें कुछ समय स्थिर रहती हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो बालू का स्तूप या जो रेत के टीले हैं उनके किनारे वाले भाग, बालू का स्तूप है इसके इस भाग में इन्होंने क्या किया, खड़े भाग पे पानी को रोक के पास में ही है। तो कई जगह तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को एक ही लिखा जाता है, लेकिन फर्क होता है। अगर रेफरेंस पालीवाल ब्राह्मण देख के पूछा जाए कि पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा जिन झीलों को जल संरक्षण के लिए बनाया गया, वाटर कंजर्वेशन के लिए बनाया गया, तो पालीवाल अगर रेफरेंस है तो आंसर क्या होगा, खड़ीन। और सिंपल क्वेश्चन दिया गया कि मरुस्थल में अस्थायी झीलों को, इसका मीनिंग टेम्परेरी लेक्स को क्या कहा जाता है, तो खड़ीन लेक्स, सॉरी पलाया झील। तो इसमें फर्क ये है कि ये तो है अस्थायी झील, टेम्परेरी लेक्स पलाया, और जो बालू का स्तूप या जो टीला है उसके इस भाग पे, एक खड़े वाले हिस्से पे, जिसपे इस तरीके से तीन और पानी को कवर कर लिया जाता है और ढाल वाले हिस्से पे बना दिया जाता है। और इसके आगे इस एरिया के अंदर मुख्यतः एग्रीकल्चर क्रॉप्स हुआ करती, फसलें होती, इन फसलों को कहते थे खड़ीन एग्रीकल्चर, जो खड़ीन लेक के ऊपर डिपेंड करती है। तो खड़ीन एग्रीकल्चर भी होती है और खड़ीन लेक भी होती है। दोनों के जनक कौन है, पालीवाल ब्राह्मण। तो पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा की जाने वाली कृषि को या क्रॉप्स को क्या बोला गया, खड़ीन एग्रीकल्चर। तो ये क्रॉप्स के अंदर भी आएगा, ये एक ऐसा टर्म्स आएगा, उसमें रहेगा खड़ीन एग्रीकल्चर। अभी है खड़ीन लेक। ये वाला जो हिस्सा है बालू का स्तूप के खड़े हिस्से पे जो बनाई जाती है वो खड़ीन। तो खड़ीन झील का जो संबंध है वो किससे है, पालीवाल से। पालीवाल ब्राह्मण। तो डेफिनेशन क्या होंगे समझ में आ गया। मरुस्थल में अस्थायी झीलों को पलाया कहा जाता है। टेम्परेरी लेक्स इन डेजर्ट रीजन इज नोन एज पलाया। और पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा बने हैं, इनको रेफरेंस देके पूछा गया है तब आंसर रहेगा खड़ीन, और टेम्परेरी लेक्स बोला गया है तब रहेगा पलाया। यानी कुछ समय बाद इनका पानी सूख जाता है, इसका नहीं टेम्परेरी या अस्थायी झील होती है। तो डायग्राम बना के फिर डेफिनेशन लिखिएगा। तो डायग्राम के अंदर इंडिकेट कर देना डेजर्ट या मरुस्थल, यानी ये कंडीशन कहाँ है, डेजर्ट में। ये तो अंडरस्टूड है, ऊपर हेडिंग ही अपनी ये थी, डेजर्ट वाला पार्ट चल रहा है तो इसका मीनिंग डेजर्ट एरिया में ही होंगे। तो उधर फर्स्ट वाली डायरेक्शन में तो अपन ने तल्ली को इंडिकेट किया यानी पलाया को, फिर उस पलाया में टेम्परेरी वाटर यानी अस्थायी जल आता है। अस्थायी झील या अस्थायी पानी की झील है, इसका अस्थायी झील टेम्परेरी लेक्स। तो टेम्परेरी लेक्स लिख के उसके आगे डेस करके आगे लिख दो पलाया लेक, और फिर उसके बाद में ड्यून्स के खड़े हिस्से के ऊपर जो दिखाई है आपने वो खड़ीन। यानी इसके स्लोप या ढाल वाले हिस्से पे बनी हुई है खड़ी जो झील बनी है खड़ीन, उस पर रेफरेंस दे देना पालीवाल ब्राह्मण, यानी ये पालीवाल ब्राह्मण वाली है ये खड़ीन। देखोगे मरुस्थल में अस्थायी झीलों को, मरुस्थल में अस्थायी झीलों को प्लाया झील कहा जाता है, आर कोल्ड या आर नोन एज प्लाया लेक्स।
मरुस्थल में अस्थायी पानी की झीलों को प्लाया झीलें कहा जाता है या प्लाया झील कहा जाता है। टेम्परेरी लेक्स इन डेजर्ट रीजन, टेम्परेरी लेक्स इन डेजर्ट रीजन आर नोन एज या आर कॉल्ड प्लाया लेक्स। नेक्स्ट डेफिनेशन नेक्स्ट लाइन में लिखो। पश्चिमी राजस्थान में, ब्रैकेट में लिख सकते हो मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झीलें the lakes which are formed by Paliwal Brahman in western Rajasthan. The lakes which are formed by Paliwal Brahman in western Rajasthan are known as खड़ीन lakes. पश्चिमी राजस्थान में पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित झीलों को खड़ीन झील कहा जाता है। अब ये जो पलाया और खड़ीन है मुख्यतः जैसलमेर के उत्तरी भागों में ज्यादा मिलती हैं, तो लास्ट वाली लाइन में लिख देना पलाया एंड खड़ीन आर मोस्टली फाउंड इन नदन जैसलमेर। पलाया एवं खड़ीन मुख्यतः उत्तरी जैसलमेर में अधिक पाई जाती है। पलाया एंड खड़ीन पलाया एवं खड़ीन उत्तरी जैसलमेर में अधिक पाई जाते हैं। इसका मीनिंग है झील के रेफरेंस में लिख रहे हैं तो बार बार वो झील लिखने की आवश्यकता नहीं है। पलाया एवं खड़ीन आर मोस्टली फाउंड इन नदन जैसलमेर, तो इसमें जो नदन या नॉर्दर्न जैसलमेर लिखा उसमें जैसलमेर को अंडरलाइन कर दीजिएगा। इसका मीनिंग इनका एरिया मुख्यतः। अब उत्तरी जैसलमेर इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आप जैसलमेर याद करके जाते हो और जैसलमेर क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है कि ये झीलें खड़ीन और पलाया जैसलमेर में सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो आप याद करके गए वो तो क्वेश्चन में आ गया। फिर ऑप्शन आता है कि उत्तरी जैसलमेर में, दक्षिणी जैसलमेर में, पूर्वी जैसलमेर में, यानी जैसलमेर के चारों डायरेक्शन दिए हुए हैं। फिर समस्या होगी कि हम तो सिर्फ जैसलमेर याद करके आए थे, चारों ऑप्शन में जैसलमेर ही दिया हुआ है। डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये होंगी जैसलमेर के उत्तरी भागों में। अब इस एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में, जहां पे मुख्यतः लवणीय भूमियां और दलदली भूमियां, यानी जो सेलाइन लैंड और मार्सी लैंड होती हैं, उन जमीनों को, दलदली और नमक वाली जमीनों को क्या बोलते हैं? रन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल तो मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, रन ऑफ कच्छ, गुजरात का कच्छ का रन। एक लूनी में भी लिखवाया था नेहड़ का रन, जो कि जालोर की तरफ है। एक पश्चिमी राजस्थान में जहां न्यूक्लियर टेस्ट परमाणु परीक्षण किया गया, पोखरण, पोखरण, जो पोखरण लिख दिया जाता है, तो रन, या जिसको एक शब्द और भी दिया जाता है टाट। तो रन या टाट, रन या टाट। हालांकि जो हिंदी में दोनों शब्द दिख रहे हैं आपको, इंग्लिश वाले में तो देख के समझ में आ जाएगा कि रन वो रन नहीं है जो भाग के लेते हैं, या जो भागने वाला रन है वो भी नहीं है इंग्लिश वाला। RANN इसका मीनिंग है कोई और टर्मिनोलॉजी है। तो रन का मीनिंग होता है लवणी और दलदली भूमियां। बाकी रन शब्द जैसे आता है तो इसके मल्टीपर्पज मीनिंग्स हैं, जहां जहां जैसा उपयोग होगा वैसा लिख सकते हो। टाट है, यह भी एक ऐसा ही शब्द है भाई। ग्रामीण क्षेत्र में हमारी शेखावाटी में बकरियों को टाट कहते हैं। बकरी होती है, उनको टाट कहा जाता है शेखावाटी एरिया में। हर जगह नहीं है प्रचलन में सब, कई जगह छाड़ी बोला जाता है, कई जगह टाट बोला जाता है। और जैसे आप जयपुर के आसपास आओगे तो यहाँ बोरियों को टाट कहा जाता है। बोरी होती है ना, बोरी को टाट, चने की जो होती है उसको भी कहा जाता है टाट। और कोई टकली निकलवा ले, वो टांट होती है, वैसे टाट नहीं होती। और एक जो नासमझ होता है उसको कहते हैं बावली घसीट, बावली टाट, तो वो भी टाट होती है। तो कई बार नहीं कहते गांव में टाट तेरे को ये भी नहीं पता क्या। तो रन या टाट का मीनिंग ज्योग्राफी में क्या होता है? जैसे डेजर्ट वाला जो एरिया है, इन डेजर्ट के नीचे
जैसा ये आपको बताया था, इसके नीचे माइकासिस चट्टानें होती हैं डेजर्ट में। किसी भी समुद्र का पानी खारा है तो खारा इसलिए क्योंकि उसके क्रस्ट में माइकासिस्ट है। बातें नहीं करें। देखो कोई ऐसी चीज है ना तो उसका आनंद लिया करो, मजे लेने की कोशिश मत किया करो आप लोग। भाई दो चीजें होती है, एक तो मजे लेने के तैयार बैठे रहते हो आप। तो यहाँ NaCl चट्टानें होती हैं, नमक की चट्टानें, जो मुख्यतः चट्टानों के रूप में, उसका नाम क्या है? माइकासिस्ट। तो ये चट्टानें गीली होती हैं और गीली होने के बाद में कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा ये नमक ऊपर आता है। केशिकत्व। जो कैपिलरी एक्शन है, ये आप साइंस में पढ़ते हो कि एक टॉवेल को जब बकेट में डाला जाता है और आधा हिस्सा बाहर होता है, कुछ देर बाद में टॉवेल का पूरा भाग गीला होता है। तो जो नलिकाएं बनती हैं टॉवेल के अंदर, जो धागे के द्वारा, उसको कहा जाता है कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा, केशिकत्व प्रक्रिया के द्वारा ये नमक धीरे धीरे घुल के और ये धीरे धीरे ऊपर आने लग जाता है जहां पानी इकट्ठा होता है। सांबर झील से जो नमक हर साल निकाला जाता है, वो यही कारण होता है, कैपिलरी एक्शन से माइकासिस्ट का नमक ऊपर होता है। तो मुख्यतः ये जो जगह होती है डेजर्ट एरिया में, अपने को पता है पानी लंबे टाइम तक रुका हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जिन क्षेत्रों में पानी के नीचे माइकासिस चट्टानें थोड़ी ऊपर होती है, तो उन क्षेत्रों में धीरे धीरे ये लवणता ऊपर आने लग जाती है। तो ये जमीन कैसी हो जाएगी? लवणीय। जहाँ पे पानी बचा हुआ है तो लवण तो होगा ही होगा, साथ में दलदली एरिया भी होगा फिर ये। तो लवणीय के साथ वो जमीन कैसी? दलदली भी हो सकता है सूखा हुआ एरिया भी हो, लेकिन ये तय है कि लवणीय होगी, और हो सकता है दलदली है। और लवणीय दलदली जमीनें होती हैं, उपजाऊ होती हैं या अनउपजाऊ? उपजाऊ होती तो रन ऑफ कच्छ वाले भी आज कोई ना कोई उत्पादन कर रहे होते। और वो कच्छ सबसे बड़ा जिला इसीलिए है क्योंकि वहाँ जनसंख्या सबसे कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ फेवरेबल कंडीशन, ज्योग्राफिकल फेवरेबल कंडीशन कम है। भूगोल की अनुकूल दशाएं कम पाई जाती हैं, जीवन रहने के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है वहाँ, क्योंकि वहाँ सारी एरिया में नमक की नमक है। और इंसान की पहली आवश्यकता होती है आजीविका, यानी कम से कम जीना। सेकेंडरी बहुत सारा पैसा कमाना, वो सारी सब सेकेंडरी है। तो वो जिएगा वहां जहाँ खेती होगी, तो रन ऑफ कच्छ में पॉसिबल नहीं, तो वहां जनसंख्या सबसे कम है। तो जनसंख्या कम है तो पूरा जितना भी एरिया, उसको एक छोटा, सॉरी, पॉपुलेशन के तौर पे छोटा, लेकिन एरिया के तौर पे एक बहुत बड़ा एरिया गुजरात ने अपना एक जिला बना रखा है। तो ये दलदली है, सॉरी लवणी है, दलदली है। और दलदली और लवणी होते हैं वो क्या होते हैं? उपजाऊ या अनउपजाऊ? और ये अनउपजाऊ भी है। तो अनउपजाऊ भूमि, और अगर पानी भरा हुआ है तो इस एरिया को झील भी बोल देते हैं। तो अनउपजाऊ भूमि या झीलों वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रन या तट। तो इसके डेफिनेशन अपन इन शब्दों को यूज करते हुए लिखते हैं कि मरुस्थल में लवणीय, दलदली एवं अनउपजाऊ भूमि या झील को रन या टाट कहा जाता है। यानी ये रेफरेंस ऐड कर देना इन डेजर्ट। उसके बाद में कंडीशन क्या रहेगा? सेलाइन, सेलाइन, मार्सी एंड इनफर्टाइल लैंड। इनफर्टाइल लैंड और लेक्स आर नोन एज, या आर कॉल्ड रन और टट। तो कंडीशन ये है इन डेजर्ट रीजन, मरुस्थल के अंदर होनी चाहिए। तो सेलाइन, मार्सी एंड इनफर्टाइल लैंड और लेक्स इन डेजर्ट। तो मरुस्थल में लवणीय, दलदली, अनउपजाऊ भूमियों को रन या टाट कहा जाता है। तो डायग्राम के साथ ही डेफिनेशन लिख देना इसमें।
तो लवण था, इसका मीनिंग समुद्र, ये जो मरुस्थल है यहाँ पे पहले समुद्र या सागर था, टेथिस श्रेणी है। बारिश का पानी इकट्ठा होता है तो ये जमीन दलदली भी है, तो कई जगह तो ये पानी सूख जाता है, कई जगह दलदली एरिया रहता है। जैसे रन ऑफ गुजरात, आप में से किस किसने विजिट किया है रन ऑफ गुजरात? तो लगभग ध्यान भी है आपको इस जगह का कि कुछ जगह पानी भरा हुआ रहता है और जो सूखे हुए एरिया होते हैं उन पे बहुत सारे लोग हैं उस एरिया में ड्राइविंग या गाड़ियों के लिए भी जाते हैं, लेकिन गलती से अगर गाड़ी फंस गई है निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दलदली एरिया होता है। बाद में 300-400 मीटर ट्रैक्टर खड़ा होकर खींच रहा होता है, और एक नहीं 2-3 खींच रहे होते हैं। व्यक्तिगत अनुभव है ये, क्योंकि रन में बाद में नजदीक जो जाएगा ना, फिर उसको निकालने के लिए एक ट्रैक्टर और चाहिएगा, इसलिए वो दूर से ही खींच रहे होते हैं, क्योंकि गाड़ियां बैठ जाती हैं उस एरिया में कई जगह। कई रन जहाँ जमीनें पक चुकी हैं वो तो होते हैं कठोर, लेकिन कुछ दलदली भूमियां होती हैं जो पूरी नीचे नहीं बैठती, गाड़ी अगर वहां ले जाओगे तो नीचे बैठ जाता है एरिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मरुस्थल में समा जाओगे। तो मीनिंग समझ में आ गया? तो इससे पहले वाली जो थे उसमें टर्म्स क्या थी? अस्थायी झील पलाया, पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई है तो खड़ील, और जमीन के अंदर अगर नमक है, दलदली भूमि है, मार्सी एंड इनफर्टाइल लैंड, और लेक्स होते हैं उनको मरुस्थलीय क्षेत्रों में रन या टाट। अब इसके जो एग्जाम्पल है वो मुख्यतः जैसलमेर और बाड़मेर की ओर अधिक होते हैं, तो डेफिनेशन के जस्ट बाद में लिखिएगा रन और टाट आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बाड़मेर। रैंक वाइज लिख देना, फर्स्ट जैसलमेर, सेकंड बाड़मेर। जैसे लिखा था ना खड़ीन और पलाया कहां पर अधिक है? जैसलमेर में। ये जैसलमेर एंड बाड़मेर। रन और टाट आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बाड़मेर। रन या टाट सर्वाधिक जैसलमेर एवं बाड़मेर में पाए जाते हैं। रन एवं टाट सर्वाधिक, फर्स्ट में लिख देना जैसलमेर, सेकंड बाड़मेर। रन और टाट आर मोस्टली फाउंड इन जैसलमेर एंड बाड़मेर, यानी फर्स्ट एंड सेकंड। जैसलमेर ऑप्शन है, जैसलमेर ठीक है, नहीं हो तो फिर बाड़मेर ठीक होगा। एक तो अपना ये जो शेखावाटी का जो एरिया चोरू, यहाँ पे एक रन तो आता है जहाँ पे अभ्यारण्य भी बना हुआ है, जहाँ जगह का नाम है छापर। उस छापर में पानी भरता है जिसको हम कहते हैं ताल, तो उस ताल को और जगह को मिला के एक नाम दिया गया है ताल छापर। और उस ताल छापर के चारों ओर का एरिया अपने आप में एक रिजर्व एरिया भी है, और राजस्थान में 26 सेंचुरी में भी काउंट है। राजस्थान के 26 अभ्यारण्यों में से एक अभ्यारण्य का नाम क्या है? ताल छापर। तो ताल ये इसलिए क्योंकि यहाँ पानी है, छापर इसलिए क्योंकि जगह का नाम है, दोनों को ऐड करके क्या बोला गया है? ताल छापर। तो ताल छापर ये भी अपने आप में एक रन है, कहाँ है? चूरू के अंदर। उस एरिया में एक रन और आता है जिसको कहा जाता है परिहारा। सही शब्द तो वैसे है पड़ीहारा, लेकिन जो इंग्लिश वाला शब्द है परिहारा, ये अडय को आर से प्रोनाउंसिएशन किया गया इंग्लिश में, तो हिंदी में करते हैं तो फिर कई बार परिहारा आ जाता है जबकि पड़ीहारा। ये जगहों के नाम है, जैसे छापर का नाम है, ये पड़ीहारा जगह का नाम है। ये अधिकांशतः जो रन है वो स्थानों के नाम से ही है। जैसे इस साइड में आप आओगे जोधपुर की तरफ, तो जोधपुर की तरफ एक एरिया तो जो इससे जोधपुर से अलग हो गया, नया जिला ही बन गया है फलौदी, तो फलौदी भी एक रन है। क्योंकि आपने सुना होगा फलौदी में एक खारे पानी की झील है जो फलौदी के नाम से ही है। जैसे राजसमंद में राजसमंद के नाम से। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो झीलों के नाम से भी बने हुए हैं, राजसमंद राजसमंद के नाम से और फलौदी फलौदी के नाम से। तो ये रणभूमि भी है। इसके पास में एक क्षेत्र और आता है बाप, तो ये बाप वाला क्षेत्र है, ये भी अपने आप में एक रण है। कि बाप कहाँ है तो नहीं ये नहीं बताना कि सर पापा घर पे हैं, वो अलग है, ये बाप रण क्षेत्र के रूप में। जोधपुर के जस्ट नीचे की ओर आओगे इस साइड में, ये जैसलमेर। जैसलमेर में एक रण आता है भाकरी के नाम से,
राजस्थान में अरावली की पहाड़ियों को सिरोही में बाकर बोला जाता है, जबकि बाकरी जैसलमेर में एक जगह है जो रण बनता है। और एक फेमस रण जैसलमेर का जहां न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं, पोखरण। अभी तक 2 बार हुए हैं, 1974, 1998। मूवी भी बनी हुई है पोखरण पे। तो पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के लिए फेमस है, परमाणु परीक्षण। एक तो इंदिरा गांधी जी के समय हुआ था 1974 में, एक अटल बिहारी जी के समय सक्सेस 1998। जैसलमेर के जस्ट नीचे बाड़मेर। बाड़मेर का एक रन आता है जिसका नाम है थोब रन। थाली वाला थ है, थो और ब। जैसे मारवाड़ी में कई बार गुस्सा आता है तो बोलते हैं तेरा थोबड़ा तोड़ दूंगा, वो अड़ा नहीं बोलना है, सिर्फ थोप तक ही छोड़ देना है। थो बै वाला है बाड़मेर में, तो थो बै रन कहाँ है, तो बै वाला बाड़मेर। और जो भाकरी रन और पोक रन है वो जैसलमेर में। फलोदी, तो फलोदी तो अब तो फलोदी में ही है, पहले के अकॉर्डिंग जोधपुर। तो अब तो वो क्वेश्चन ही खत्म हो गया है भाई, जिसकी लोकेशन अपने नाम से आ जाए बाद में वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे पहले हम पढ़ते थे इंडियन ज्योग्राफी में, तेलंगाना प्लेट्यू इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश। तब तक वो क्वेश्चन था कि तेलंगाना का पठार कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। और जिस दिन तेलंगाना अलग हो गया उस दिन तेलंगाना का पठार तेलंगाना में ही आ गया। तो अब ये कोई नहीं पूछेगा तेलंगाना का पठार कहाँ है, तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। तो वैसे ही फलोदी अब प्रेजेंट में अपने को पता है फलोदी में, लेकिन पुराना ये जोधपुर। अब ये वाला जो आगे वाला क्षेत्र है वो भी फलोदी में ही है। फलोदी के पास में बाप और ये भडला, जो कि सोलर पार्क के लिए फेमस है। इंडिया में अब अडानी एक नया सोलर पार्क बना रहे हैं रन ऑफ कच्छ की तरफ। उसको अगर छोड़ दिया जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क है अभी तक। तो आने वाले टाइम में सबसे बड़ा सोलर पार्क गुजरात में बन रहा है। तो ये प्रेजेंट लोकेशन इन दोनों की, इनको एक साथ लेके फलोदी लिख देना इधर। पहले ये किस में थे, जोधपुर। तो ये कुछ फेमस रन है राजस्थान के, जिनके नाम लिख दीजिए। डायग्राम में लिखें, डायग्राम में, अदरवाइज जिलों के नाम लिख के उन जिलों के नाम के आगे लिख दो। जैसे चूरू में 2 लोकेशन है, एक तो तालछापर और एक परिहारा या पड़ीहारा। जोधपुर जो कि प्रेजेंट फलोदी के रूप में, तो उसमें एक फलोदी रन एंड बाप रन, ये जगह हैं सारी। जैसे जैसलमेर में बाकरी और पोखरण ये जगह है, थोब बाड़मेर में है। जैसे एक लूनी बेसिन में जालोर में भी लिखवाया था मैंने, नेहड रन, तो वो भी डेजर्ट में, हालांकि वो कर चुके हैं पहले, वापस नहीं लिखना है। रन है वो भी। कौन सा, रेडाना, जो नई टूरिज्म साइट बन रही है, हाँ, बाड़मेर। एक जैसलमेर में भी तो बन रहा है ना आजकल, एक नई लोकेशन बनी है, सम के अलावा बनी है, खुड़ी बना है शायद। ये फलोदी और बाप, ये प्रेजेंट वर्तमान फलोदी में ही है दोनों। पहले का जोधपुर। जैसलमेर में भाकरी, एक ज्योग्राफी में आगे एक टर्म्स और पढ़ेंगे, भाकर। अरावली की पहाड़ियों को सिरोही में बोला जाता है, वो भाकर अलग टर्म्स है, ये जगह का नाम है भाकरी। भाकर केवल सिरोही में, गांव के नाम के साथ भाकर आएगा वो जालोर में। जैसे रोजा भाकर, इसराना भाकर, झारोला भाकर। तो ये अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में दोनों टर्म्स समझ में आ गई। फर्स्ट वाले में तो 2 थी, पलाया और खड़ीन। अस्थायी झील पलाया है और पालीवाल ब्राह्मणों ने बनाई है वो खड़ीन है, दोनों मुख्यतः जैसलमेर। और उसी क्षेत्र में अगर झीलों में लवणता बढ़ गई और मुख्यतः लवणता के साथ दलदली हो गई, तो लवणीय दलदली जमीनें कैसी होती हैं, इनफर्टाइल, अनउपजाऊ।
तो वो कहलाएंगी फिर रन या टाट। जैसे रन ऑफ कच्छ, ये बेस्ट एग्जांपल। राजस्थान के रनों के एग्जांपल दो तो ये लिखवाए आप। भारत में रन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है रन ऑफ कच्छ, गुजरात। लेकिन अपन इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे, राजस्थान पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम्पल्स ये वाले लिखने होते हैं। अब तीसरी विशेषता जहां से स्टार्ट करेंगे अपन कल। थैंक यू।